हम अभी बताते हैं। सबसे पहले आप लोगों से किसी क्वेश्चन आज वैसे जो चीज पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। आई हैव 3 क्वेश्चन। मेरे पास आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन है, उसको आप गौर से सुनिए और जिन लोगों ने पहले अन्य किताबों से इमरजेंसी पढ़ रखी है देखते हैं उनको कितनी जानकारी है। इमरजेंसी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ग्रुप ए कितने प्रकार की होती है? 3। कौन कौन सी? राष्ट्रीय है, वित्तीय और एक राष्ट्रपति शासन है। चलो ठीक है। आप सबसे बढ़िया सवाल है बीच वाले ग्रुप से, ये बताइए कि इमरजेंसी की परिस्थिति में क्या केंद्र और राज्य के संबंध बने रहते हैं कि बिगड़ जाते हैं? बिगड़ जाते हैं। चलो ठीक। अब तीसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और आता है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन रियली इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा बच्चों से पूछा है। मान लो सपोज दैट इंडिया के अंदर इमरजेंसी लागू है 352, इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, विदाउट नेशनल इमरजेंसी। अभी एप्लीकेबल इंडिया ये चल रही है, क्या इस बीच मैं एक और इमरजेंसी लगा सकता हूँ? यस सर। यस, पक्की बात। एग्जाम्पल 1971। अच्छा, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के साथ ही एक इमरजेंसी लगा दी थी। चलो अब आपको मैं कंडीशन डिफाइन करता हूं, तो मजा आएगा। क्या वो बता क्या क्या क्या? अच्छा, माइक वाला बाजार माइक को जरा लगा 3.5 में जाएगी। चलो धन्यवाद। चल रही है, आ रहा है, ब्यूटी मोड ऑन है। चलो चलो इधर देखो ध्यान से, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान से समझिएगा, भूल जाओ कि हम इमरजेंसी पढ़ रहे हैं। सिर्फ सिंपल सी बात याद रखो और मुझे उदाहरण देते चलो। ये है हमारे पूरे इंडिया के अंदर का गवर्नमेंट सिस्टम या कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। क्या हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है? क्या हमारे यहाँ इलेक्शन यानी कि मतदान या चुनाव है? क्या हमारे यहाँ शक्तियों का पृथक्करण यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है? क्या हमारे यहाँ पर इक्वलिटी है? क्या हमारे यहाँ पे, अब तो क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्या हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट है? क्या हमारे यहाँ पर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्या हमारे यहाँ पर देश में संविधान को खत्म करने की कोई प्रावधान नहीं है? चलो अब ध्यान से सुनो, ये जो खत्म करने वाला प्रावधान है ना, इसको 2 लोग समझ पाए थे जो आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहला आदमी था हिटलर और दूसरी थी हिटलर की तरह ही इंदिरा गांधी। वो जानती थी कि हमारे देश के संविधान में ये सब कुछ मिलेगा। अब इमरजेंसी की कंडीशन को आप और अच्छे से समझो। जैसे हमारा भारत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अभी चुनाव भी हो रहे हैं, फेडरलिज्म भी चल रहा है, अभ्युदय की क्लासेस भी चल रही हैं, पैट के एग्जाम भी हो रहे हैं, टैबलेट वितरण की झूठी खबरें भी फैलाई जा रही हैं। तो अचानक ही एक दिन क्या होता है, कि हमको पता ये चलता है कि हमारे देश पर दूसरा देश जो है, ठीक है, हमारा पड़ोसी मुल्क, ठीक है, पाकिस्तान, ये हमारे ऊपर अटैक करने वाला है। तो क्या ऐसे में राष्ट्रपति आपके पैट एग्जाम, टैबलेट वितरण, चुनाव, बाकी सब कामों पे ध्यान देंगे या सबसे पहले देश की सुरक्षा की बात करेंगे? सबसे पहले देश की सुरक्षा है ना, बाकी टैबलेट तो तब होगा जब देश ही बचेगा। पता चला इस हमले से देश ही उखड़ गया तो काय बात का देश, ये चीज ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि जब इमरजेंसी की कंडीशन आती है, उसका मतलब ये सारी कंडीशन खत्म हो जाती है। सबसे पहली चीज समझ गए। अब देखो और समझो दूसरी चीज। अब ठंडे आ गई हैं तो सब लोग अपने जो है घर पर इस समय क्या करते हैं, अपनी अपनी फरमाइशें बताते हैं। जैसे मान लो मम्मी ने कह दिया क्या बनाना है, तो भाई किसी ने कह दिया अरे बहुत दिन हो गए, अब तो वो सरसों का साग आ रहा है और मक्के की रोटी, और किसी ने कह दिया आलू के पराठे बनाओ। सब फरमाइशें चल रही हैं। तभी अचानक क्या होता है, 2-3 दिन के बाद पिताजी आते हैं, कहते हैं यार व्यापार में थोड़ा घाटा चल रहा है, हाथ तंग है, इस समय जो तुम लोग फरमाइशें कर रहे हो पूरी नहीं हो पाएगी। तो अब तक आप पिज़्ज़ा बर्गर की सोच रहे थे, अब शाम को सिर्फ मूंग की दाल चल रही है।
अब आपका उपबंध ये भी है, आपके पास प्रावधान ये भी है कि आप पिज़्ज़ा खाएं, चीज़ें खाएं, लेकिन मजबूरी ये है कि घर में आपातकाल चल रहा है, वो भी वित्तीय वाला, तो फालतू पैसा खर्च नहीं हो सकता। अब ऐसे में आप खड़े होकर मम्मी से कहते हैं कि दाल पीना नहीं, बर्गर खाना भी मेरा मौलिक अधिकार है, तो मम्मी आपके दो मारेगी, एक इस गाल पे एक इस बाल पे, चुप, तेरा मौलिक अधिकार है। यहाँ देख नहीं रहा, पापा के सारे मौलिक अधिकार खत्म हो गए और तू बात कर रहा है मौलिक अधिकार की। सेम कंडीशन का आप मतलब समझो। अब ये जो डिफरेंट चिल्ड्रन है, कोई पिज़्ज़ा मांग रहा है, कोई कुछ मांग रहा है, इनको कंसीडर कर लो स्टेट्स। अभी सब कुछ बढ़िया चल रहा है, हमने स्टेट्स को पूरी पावर दे रखी है, तुम भी नियम बनाओ, हम भी तुम्हारे लिए नियम बनाएंगे, तुम भी अपने यहाँ मतदान करवाओ, हम भी केंद्र में लोकसभा के मतदान कराएंगे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म, यानी कि संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का मतलब ये होता है कि जब राज्य के पास भी शक्ति है और केंद्र के पास शक्तियों का विभाजन। लेकिन जब इमरजेंसी की कंडीशन आती है, लेकिन जब आपातकाल की कंडीशन आती है, तो ये सिद्धांत खत्म हो जाता है। आपको सिर्फ एक व्यक्ति के हिसाब से चलना पड़ेगा और वो होता है यूनियन, और यूनियन के अंदर राष्ट्र। ये बात है, इसलिए इसको कहा गया है डार्क पीरियड ऑफ हिस्ट्री, या इमरजेंसी को कहा जाता है कि एक ऐसा समय जो अंधकार का काल होता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इमरजेंसी के समय जैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, संचालित होनी चाहिए, वो नहीं होती है। और होता क्या है, जो ज़रूरी लगता है राष्ट्रपति जी को, केंद्र में जो होना चाहिए और जो केंद्र सारे निर्णय लेता है। चलो अब आपको दो कहानियां मैं सुनाता हूँ। सबसे पहली कहानी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहानी है ठीक है हिटलर। तो हिटलर ने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम छोड़िए, लेकिन ये सोचिए कि इसने जितनी भी एक नाजी पार्टी बनाई थी, उसके अंदर क्या था कि जितने भी इसी की तरह सोच के व्यक्ति थे, जो जूइश लोगों से, यहूदियों से नफरत करते थे, उनके साथ में ये क्या करता था, इकट्ठा कर लेता था उनको कि आप हमारी पॉलिटिकल पार्टी में आ जाओ। उससे पहले आप लोगों के दो डाउट में दूर कर देता हूँ। आपातकाल यानी कि इमरजेंसी भारतीय संविधान में हमने किस देश से ली है, बताओ? अच्छा, इमरजेंसी प्रोविजंस का मतलब होता है उपबंध। बताओ इनमें से जर्मनी से कौन सा लिया है, या दोनों जर्मनी से लिए हैं, या दोनों कहाँ से लिए? क्योंकि ये पॉइंट आपको कंफ्यूज करेगा। 1935 से प्रोविजन लिए हैं। अच्छा, और ग्रुप ए बताओ कोई, तभी हिटलर की स्टोरी पे आते हैं, मजा आया, अपने तरीके से सुनाऊंगा। हाँ, ग्रुप बी वजाहत हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से ये लिया है कि ये लिया है कि दोनों लिए हैं? जर्मनी से लिया है। इमरजेंसी जर्मनी से लिया, तो ये कहाँ से लिए? इंग्लैंड से, बिग बाजार से। चलो उधर से कहाँ से लिए? आंसर गलत था ना, लंदन। बताओ, नहीं पता? अब ध्यान से सुनो। अगर आप यूपीएससी से ऊपर इनकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, भूल गया था सॉरी इसकी, तो आपको इमरजेंसी का सीधा गंदा क्वेश्चन आएगा कि इमरजेंसी कहाँ से ली गई। वहाँ पर 1935 दिखेगा नहीं, जर्मनी लिखा होगा। आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे, जर्मनी पर टिक मारना। लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी में आ गया, तो भूल के भी ये मत लिख के आना हमने इमरजेंसी 1935 से एज इट इज उठा के रखी है। तो सर ये 1935 क्या है? यह है भारत सरकार अधिनियम, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। लेकिन जब भी उसके साथ उपबंध लग जाए, आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन, तब हमें क्या लिखना है? ये कंफ्यूजन में मत रहना, इस कंफ्यूजन में यूपीएससी तुम्हारे मार्क्स काट लेगा। ग्रुप डी तुमको नौकरी दे देगा, लेकिन यूपीएससी नौकरी नहीं देगा, ये बात है। चलो अब आते हैं हिटलर की स्टोरी पे। जर्मनी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जब प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता है कि प्रथम जो विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 तक चला था। उसके बाद सभी देशों ने अपने यहाँ ऑलमोस्ट संविधान या ऐसे प्रावधान उठाने शुरू कर दिए थे जिन प्रावधानों से देश जो है वो चल सके। अब ध्यान से सुनना, कौशल बंद कर दो उधर वाला गेट भी, अपना वाला कौशल गेट बंद कर दीजिए। सफोकेशन लगे खोल लेना, 2-3 मिनट में बैठ जाओ। अब ये स्टोरी अगर समझ गए तो ये स्टोरी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद इंदिरा जी का लॉजिक समझ जाओगे, वरना कभी इमरजेंसी का चैप्टर नहीं सुनोगे। जिससे नींद भी आ रही हो बाहर जाके नहा ले, आधा ही नहाए। अब ध्यान से सुनो, हिटलर जो था वो 30 जनवरी 1918
31 में जर्मनी का सबसे टॉप का मैन बन गया था। टॉप का मैन आप ऐसा समझ लो जिसके पास पूरी जर्मनी का कंट्रोल था। अब इसको शुरू से एक नफरत थी, एक चिड़ सी थी, ये यहूदियों के बिल्कुल खिलाफ रहता था। इसको पता नहीं ऐसा क्या था। ये भी बताते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में जबकि हिटलर की जान खुद एक यहूदी ने बचाई थी, अगर उसने इसको नहीं बख्शा होता तो ये इतना बड़ा सर्वनाशक और विध्वंसकारी नहीं बनता। हिटलर जो था उसको तब से पता नहीं कैसी एलर्जी टाइप की हो गई थी कि उसने अपनी तरह व्यक्ति ढूंढना शुरू करे जो एकदम से यहूदियों से नफरत करते हों। यहूदी को इंग्लिश में ज्यूइश कहते हैं, JEWS, ठीक है। इसने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। उस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये सिर्फ उन्हीं लोगों को भरता था जो सिर्फ और सिर्फ ज्यूज से नफरत करते थे। हुआ क्या कि ये जब वहाँ का टॉप पावरफुल लीडर बन गया तब इसने ये कहा कि चलो अब हम जाके यूरोप के अंदर जितने भी यहूदी रहते हैं उनका विध्वंस करते हैं, उनको सबको मारते हैं। तभी वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट्स बोले हिटलर तुम पढ़े लिखे नहीं हो। बोले क्यों? बोले हमारे वीमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में लिखा हुआ है, यानी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि तुम ज्यूज को नहीं मार सकते। अब हिटलर बोला मारने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ी ना चाहिए, मारने के लिए तो असला, बम, बंदूक और धमाके और हाथ पैर चाहिए। बोले नहीं नहीं बेवकूफ़, तूने अभिषेक सर की क्लास ले ली, मतलब ऐसा उन्होंने कहा होता उस समय अगर मैं होता तो उन्होंने हिटलर को समझाया कि देख हमारे यहाँ जो जर्मनी है ये चलती है लेक्स रेक्स से। लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज द किंग ऑफ किंग, यानी कि जो विधि है वो बन गई, हम उससे चलेंगे ना कि किसी व्यक्ति के शासन से। ये बात ध्यान रखना कि हम किससे रूल करेंगे जर्मनी के अंदर? विधि से। तो अब दिमाग खराब। अब हुआ क्या कि जो हिटलर था इस प्रोविज़न का कोई सोल्यूशन ढूंढ रहा था। इसने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैठा लिया और उनसे राय ली कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक लूप होल है जर्मनी के जो बीमर कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इसके अंदर एक ऐसा झोल है जिससे तुम झोल कर सकते हो। तो उसने कहा ऐसा झोल मुझे भी बताओ। उन्होंने कहा कि बीमर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक चैप्टर है उसमें लिखा हुआ है इमरजेंसी, और ये इमरजेंसी का आर्टिकल उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है 48। इंडिया वाले का याद मत रखना, DPSP में पहुंच जाओगे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने इसको एडवाइस दिया कि हमारे जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है इमरजेंसी का जो कि दिया है अनुच्छेद 48 में। तो हिटलर ने कहा इससे मैं क्या कर सकता हूँ? बोले जब तुम देश में इमरजेंसी घोषित कर दोगे तब ना कोई मौलिक अधिकार ना ही कोई संविधान रहेगा, तुम अपने हिसाब से जो चाहे वो कर सकते हो। हिटलर बोला वाह मज़ा आ गया, अब तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे देश के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर करानी पड़ेगी। कंडीशन ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको आपातकाल कराना है किसी देश के अंदर तो आपातकाल की परिस्थितियां तो बनेगी। तो हिटलर ने क्या करा कि अपना ही एक व्यक्ति जो है वो भेजा और वहाँ पर जो संसद है उसकी बिल्डिंग का नाम है राइक्सटैग। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ग्रुप डी के नाम आ सकता है। ये वहाँ की संसद की बिल्डिंग का नाम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वहाँ की जो बिल्डिंग की संसद की इसने अपना ही एक नाजी व्यक्ति भेजा और उसके द्वारा अटैक करा दिया, बॉम्ब गिरवा दिया। और इस अटैक को इसने कह दिया कि जो अटैक है ये जूइश पीपल ने करा है, पोलैंड के टेररिस्ट आ गए थे हमारे यहाँ, उसने करा है। और इसने तुरंत ही इमरजेंसी डिक्लेयर करा ली। अब जैसे ही इसने इमरजेंसी डिक्लेयर कराई तो उसके बाद इतिहास गवाह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पीरियड के बाद में कहते हैं कि इसने 6 मिलियन यानी कि 60 लाख यूरोप से यहूदी साफ कर दिए थे। अब ध्यान से सुनना, जब ये पूरा विध्वंसकारी खेल चल रहा था इस बीच में करीब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 44 में खत्म हुआ था, 39 से 44 42, तो 45 में क्या हुआ कि हिटलर की हो जाती है डेथ। अब ध्यान से समझो कि 9 दिसंबर 1946 को हमारे देश में संविधान सभा बैठती है और उस संविधान सभा के अंदर एक चैप्टर पढ़ा जा रहा होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा, जिसका नाम होता है आपातकाल। तो वहाँ पे बड़े बड़े जो लीडर्स होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, डर जाते हैं, कहते तुमने देखा ना आपातकाल का क्या जायज़ा निकला। भाई आपातकाल की वजह से हिटलर ने 60 लाख लोगों का नरसंहार कर दिया और तुम हमारे देश के संविधान में आपातकाल डालने की बात कर रहे हो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बोले देखो कभी कभी ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी जब स्टेट को या पूरे नेशन को कंट्रोल करने के लिए हमें यूनाइट होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, लेकिन मैं हिटलर की तरह इस इमरजेंसी का मिसयूज़ नहीं होने दूंगा। मैं इसके अंदर डालूंगा संवैधानिक सुरक्षा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड।
इसीलिए आप अभी जब इमरजेंसी आगे पढ़ोगे तब आप देखोगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के अंदर ये चैप्टर जब डाला था तो उन्होंने इस चैप्टर को कितना कठोर किया था। इतना आसान नहीं रखा था कि देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करना बहुत आसान हो जाए। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को क्या पता था कि आगे चल के एक महिला ऐसी भी आएगी जिसका नाम होगा मैडम इंदिरा गांधी, जो कहेगी सर आपने डाला सब कुछ पर अब आप तो चले गए, अब मैं बैठी हूँ, मैं अपने हिसाब से संविधान को डिफाइन करूँगी। तो उसने बड़ा मिसयूज़ करा। लेकिन ये था इमरजेंसी के पीछे का एक इतिहास कि जर्मनी के अंदर आपात उपबंध हमने कहाँ से लिए और आपातकाल का मिसयूज़ कैसे हो चुका। अब आप समझते क्या हो, क्या इंदिरा जी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी? क्या इंदिरा जी को ये सब नहीं पता होगा? अच्छे से पता था। उन्हें पता था कि मुझे भी इमरजेंसी अपने काम के लिए यूज़ करनी है। तो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे इंदिरा जी ने इस चीज़ को यूज़ करा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर? लेक्स रेक्स का मतलब होता है लॉ इज किंग ऑफ किंग, यानी कि विधि राजाओं का राजा। ठीक है, इसको लैटिन में है, इसकी कोई हिंदी नहीं है। आप लिख सकते हो कि विधि की प्रधानता, जैसे कि विधि जो है वो राजाओं का राजा। क्योंकि अगर कल को आपको कोई मेंस में क्वेश्चन मिल जाए कि लेक्स रेक्स को डिफाइन करें, तब आप लेक्स रेक्स को लेकर लिख सकते हैं कि इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ है, इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। ये बात याद रखना। जो हमारे हाँ जर्मनी में लेक्स रेक्स है, लेकिन हमने जो लेक्स रेक्स रूल ऑफ लॉ लिया है वो सभी को पता होगा ब्रिटेन से लिया है। सभी को ये बात पता होगी हमने ब्रिटेन से लिया है। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़ के देखेंगे अपने आपात के उपबंध। सबसे पहले हम समझेंगे आर्टिकल 352। 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। हालांकि जब संविधान सभा बनी थी तो इमरजेंसी 3 प्रकार की नहीं, इमरजेंसी कई प्रकार की रखने की बात हुई थी। ये भी कहा गया था कि लीगल इमरजेंसी रखो, ये भी कहा गया था कि मेडिकल इमरजेंसी रखो, लेकिन इमरजेंसी को मोटे मोटे तौर पे इस पर रख लिया गया। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूचर में कैसी इमरजेंसी हो सकती है, तो आप कह सकते हो कि भविष्य में आने वाले समय में साइबर इमरजेंसी जोड़ी जा सकती है, क्योंकि साइबर अटैक बहुत कॉमन होगा। आपके सिस्टम, आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल को अगर कोई हैक कर ले तो वो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। क्योंकि आपका जो डेटा है कि आप फ्लिपकार्ट पे कौन सी लिपस्टिक ऑर्डर कर रहे हो, लड़के कौन सा बैट बॉल ऑर्डर कर रहे हैं, ये सारी जानकारी 10 साल तक यूज़ हो सकती है, जितने भी साल तक बचा। तो आगे साइबर इमरजेंसी का प्रोविज़न या कोई इसके अंदर अगर वर्ड जुड़ जाए आज से 5-10 साल बाद, तो चौंकिएगा मत। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, देखते रहिएगा, हम ही ने बताया। चलो आगे नाउ अब ध्यान से रखना, इमरजेंसी जो होती है 352 के अंदर, उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी। अब कोई मुझे करेक्ट नहीं करेगा, नहीं सर वो आंतरिक इमरजेंसी हट गई है, मैं सब बताऊंगा। बैठ जाओ जल्दी, बस ही ना। चलो इधर देखो, इमरजेंसी 352 में 3 प्रकार की दी हुई थी। ये मैं पहले की बात कर रहा हूँ, 44वें संविधान संशोधन में क्या बदलाव है सब बताऊंगा। ठीक है, बस आराम से बैठ जाओ, पिक्चर की तरह देखो। इंडिया में 352 के अंदर 3 इमरजेंसी दी हुई थी। सबसे पहला था वॉर, जिसको बोलते हैं युद्ध। दूसरा क्या था, वो बता सकता है? एक्सटर्नल एग्रेशन। इसका मतलब होता है बाहरी आक्रमण। और पहले दिया हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी इसको कह सकते हैं कि आंतरिक अशांति। वेरी गुड। अब ध्यान से समझिएगा इमरजेंसी का रूल क्या है। इसको हम बोलते हैं बाहर, यानी कि एक्सटर्नल, और इसका तो नाम ही बता रहा है इंटरनल, यानी कि अंदर। जो भारत के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है तो इंटरनल इमरजेंसी लगाते हैं। कभी कभी बाहर से भी ये प्रेरित होती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में जब भारत के अंदर कोई ऐसी बड़ी चीज़ हो जाती है। बाहर इमरजेंसी क्लियर है। जैसे हम अगर कहें कि भारत में सबसे पहले 352 कब लगा, तो ये हमें देखने को मिला था 1962 के इंडो चाइना युद्ध के दौरान। ये बात याद रखिए। इन दोनों इमरजेंसीज को बाहर इमरजेंसी कहते हैं। अब इंदिरा जी की स्टोरी आती है जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार है। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि भारत में सबसे पहले आपातकाल देखने को कब मिला, इसको हटा दूँ, नोट्स में दे दूँ। ये टाइम था 1962 का, ध्यान रखिएगा, और चल रहा था इंडो चाइना वॉर। एक जगह है जिसको भारत के नक्शे में अगर मैं बोलूँगा नीफा, तो आप चौंक जाओगे कि सर आप क्या कह रहे हैं। अभी मैं कहूँगा अरुणाचल प्रदेश, तो आप कहोगे हाँ, अरुणाचल प्रदेश को पहले नीफा ही कहते थे। ठीक है, नीफा को लेके युद्ध चल रहा था, क्योंकि चाइना को कोई तो वजह चाहिए थी। चाइना का हमेशा का युद्ध का यही रहता है कि हमारे फूफा यहाँ आए थे और ये हमारे फूफा की जगह होगी, भले ही वो जगह इंडिया की। अब चाइना और नेपाल के और नॉर्थ ईस्ट के लोग दिखने में पहाड़ी एक ही जैसे लगते हैं, तो वो यही क्लेम करते हैं हमारे वंशज।
अरे हमारी इंडिया की 125 करोड़ आबादी है, जिस दिन हम तुमसे आगे चले गए कह देंगे तुम हमारे वंशज नहीं हो, तुम हमारे पुत्र सारे इधर आए, चाइना हमें दे दो। खैर चलो वो विवाद अलग। तो इंडो चाइना वॉर चल रहा था आराम से, ये लगा था अक्टूबर में और ये चल रहा था 1967 में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी जो सबसे पहली बार प्राइम मिनिस्टर बनी थी वो इसी 66-67 के टाइम पीरियड में बनी थी जब नेहरू जी की आकस्मिक डेथ हो गई थी। अब देखो ध्यान से समझो क्या होता है, जब उनका टाइम पीरियड चल ही रहा होता है, जब उनका टाइम पीरियड चल ही रहा होता है तब परिस्थितियां इतनी खराब हो जाती हैं कि 1971 में इंडिया और पाक का युद्ध हो जाता है। सबसे पहले ये ध्यान समझिएगा, मैंने आपको ये बताया कि भारत में सबसे पहले 352 वाला जो आपातकाल है वो कब लगा था, उसके साथ साथ कंडीशन कैसे बिगड़ेगी ध्यान से समझना। सबसे पहले 1962 में आपातकाल लगा अक्टूबर में, क्योंकि चाइना और इंडिया का वॉर हुआ था। सर ये आपातकाल क्यों लगा था? ये आपातकाल इसलिए लगा था कि दूसरा देश हम पे युद्ध कर रहा है। अब हम ऐसे में वोटिंग भी कराएं, फेडरलिज्म भी दें, टैबलेट वितरण भी करें, तो ये सब संभव नहीं था। तो हमने सारी चीज़ें रोक के सबसे पहले युद्ध से जो अशांति थी उसको ठीक करना समझा। ये बात ध्यान से समझिएगा। उसके बाद 67 तक इमरजेंसी का टाइम पीरियड चला, ये बात नहीं। 1967 के बाद 1971 में एक इमरजेंसी और चल गई, और ये इमरजेंसी जो चली थी ये चली थी पाक से, जब पाक ने इंडिया के ऊपर अटैक कर दिया था। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान वर्सेज इंडिया ना। अब ध्यान से सुनो, एक इंटरेस्टिंग चीज़ होता क्या है कि 1971 की इमरजेंसी 352 की चल ही रही होती है। 1971 की इमरजेंसी 352 की चल ही रही होती है। इस बीच में क्या होता है, ध्यान से समझना। इलेक्शन केस पता है किसी को? इलेक्शन केस क्या हुआ था? चलो मैं बताता हूँ। हाँ, इलाहाबाद वाला राजनांदगांव। अब ध्यान से समझना कि होता क्या है। पहले ये कंडीशन समझो। 25 जून 1975 को इंदिरा जी इस इमरजेंसी के चलते हुए, इस इमरजेंसी के बने रहते, भारत में एक इमरजेंसी चल रही है, एक और इमरजेंसी घोषित कर देती है और इमरजेंसी को नाम देती है आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो फिर ऐसे में एक क्वेश्चन आता है कि क्या इमरजेंसी लागू होते हुए भी हम एक और इमरजेंसी लागू कर सकते हैं? उस समय पे संविधान में इस चीज़ का कोई प्रावधान नहीं था। जब इंदिरा जी से पूछा गया कि ऐसा तो कोई प्रावधान 352 में है ही नहीं कि इमरजेंसी होते हुए आप इमरजेंसी लागू कहते हैं, तो आप जानते हो कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इंदिरा जी ने कहा वो मुझसे गलती हो गई, मुझे चैलेंज कर रहे हो। नहीं, मैं गलत नहीं, मैं करती हूँ 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस 38 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को करने के साथ ही वो कौन सा क्लॉज डाल देती है? वो डाल देती है 352 के अंदर उपबंध 9, और ये 9 एक ही बात कहता है कि राष्ट्रपति ने अगर एक बार आपातकाल घोषित कर रखा है तो वो उस आपातकाल के साथ में चलते चलते 352 के तीनों ग्राउंड पे एक साथ या एक एक करके किसी भी उपबंध पे इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। ये बात आपको क्लियर हुई? अगर आपसे कोई पूछे कि इमरजेंसी देश में लागू है, उसके साथ साथ भी क्या इमरजेंसी देश में लागू की जा सकती है? बिल्कुल लागू की जा सकती है। किसने करी थी? तो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के तहत पहली लेडी इंदिरा जी थी। मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए बता रहा हूँ। तो इंदिरा जी ने क्या कर दिया था? इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी वो दूसरे तरीके की इमरजेंसी थी। अब उसके पीछे की हम स्टोरी जान लेते हैं कि एक्चुअल कंडीशन क्या थी। देखो, इलेक्शन हुए थे इंदिरा जी के वर्सेस राज नारायण। ये जो राज नारायण थे ये बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, इनका भी खूब अच्छा चेहरा था और लोगों में लेके बहुत लोकप्रियता थी। जगह थी रायबरेली, उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है। रायबरेली के चुनाव में हुआ क्या कि इंदिरा जी जीत और राज नारायण हार गए। जब ये हार गए तो इन्होंने जब पता करा अपने सोर्सेज से या जो भी इनको लगा हो, इन्होंने ये पाया कि इंदिरा जी ने 6 तरीके के करप्शन करे। इंदिरा जी ने 6 चीज़ें ऐसी करी थी जिसकी वजह से उन्हें इलेक्शन में उनका फ़ायदा मिल गया। इसके लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में मामला गया। तो राज नारायण जी ने अपना तर्क दिया कि 1966 के दौरान इंदिरा जी पीएम बन गई थी, उसके बाद पीएम ऑफिस इनके कंट्रोल में था, और जब ही इलेक्शन का टाइम आया तो इन्होंने अपने पर्सनल इलेक्शन सेक्रेटरी को, जो कि सरकारी नौकरी पे भी था और इनके साथ इलेक्शन में भूमिका भी निभा रहा था, उससे इन्होंने चीज़ों को मैनिपुलेट करा।
डाइवर्ट करा, इलेक्शन कमीशन को और भी चीज़ों को, तमाम चीज़ों को अपने फेवर में कर लिया। भाई जो इंसान पीएम रहा होगा उसकी अप्रोच तो होती है, तो कहीं ना कहीं ये बात सच थी। ऐसे में हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जहाँ पे मामला गया, उस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मैटर को सत्य पाया और उसने कहा कि दो चीज़ें इन्होंने बड़ा खराब की। हंसोगे। पहला ये था कि यूपी में अपनी सोर्स से सबसे ऊंचा मंच लगवाया था स्पीच देने के लिए, जिससे ज़्यादा जनता प्रभावित हो गई थी। मतलब खुद को तानाशाह डिक्लेयर किया था, एक ऊंचा मंच लगवाया था। दूसरा, वही इनका पर्सनल सेक्रेटरी जो था, उसके संबंध अच्छे थे, वो नौकरी में रहने के साथ साथ, वो भी गवर्नमेंट में नौकरी में रहने के साथ साथ उन्होंने चुनाव में भूमिका निभाई थी। तो ये दो ग्राउंड पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में तुरंत ही इस फैसले को दे दिया कि इंदिरा जी आपको टाटा बाय बाय, आप जाइए, आपने इलेक्शन जो है वो मिसकंडक्ट तरीके से जीता है। इसके लिए एक नियम था जिसको कहते हैं जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951, उसके तहत इन्हें घर भेज दिया। अब इंदिरा जी को घर भेज दिया, लेकिन ये मामला था इलाहाबाद हाई कोर्ट का, और आप सभी को पता है कि हाई कोर्ट से ऊपर कौन बैठा है? ये मामला था राजनारायण का। लेकिन राजनारायण के फैसले से इंदिरा जी के दिमाग की तो एकदम हिल गई, बोली यार ये क्या हो गया, मेरी तो बनी बनाई जो है वो प्राइम मिनिस्टर का पद तो जा ही रहा है, बाकी सारी चीज़ें जा रही हैं। इधर इंदिरा जी के साथ अब एक खेल होने वाला था, और उस खेल को सबसे बढ़िया तरीके से समझो। दूसरे कैरेक्टर का जिसका मैं आज नाम लिखूंगा बोर्ड पे, वो कैरेक्टर कोई जानता ही नहीं है, आप लोग जानोगे पहली बार, और जब भी आंसर लिखो तो वो लिखना, ठीक है ना। जब इंदिरा जी अपनी कार, ट्रेन, बस, बैलगाड़ी जैसे भी दिल्ली जा रही थी, तो उनके सामने दो समस्याएं थी। पहला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया था 14 दिन का समय, 14 दिन में उनको करनी थी अपील, और ये जो 14 दिन पहले फैसला आया था, ये आया था 12 जून 1975। अब यानी कि कुल मिलाकर के इंदिरा जी की गद्दी जाने वाली थी, अगर मोटा मोटा हिसाब देखो, 26 तारीख को, ठीक है। तो 26 तारीख को जाने से पहले इसीलिए 25 तारीख को उन्होंने इमरजेंसी घोषित करी। कैसे, अब समझेंगे इंटरेस्टिंग तरीके। इधर हमारी ऑनरेबल एक्स प्राइम मिनिस्टर जी इंदिरा जी जो है वो दिल्ली के लिए निकल गई। दिल्ली में एक और नारायण बैठे हुए थे जिससे उनका सामना होने वाला था, और वो नारायण भी खतरनाक थे। अभी उन्हें उत्तर प्रदेश में हराया राजनारायण ने, फिर एक ग्लोबल लीडर थे, नेशनल लीडर थे, उनका नाम था जय प्रकाश नारायण, JP नारायण। अब ये जो JP नारायण थे, इनके पास एक पॉलिटिकल पार्टी थी जो इन्होंने बनाई थी, उसका नाम था बिहार छात्र संघर्ष समिति। ये बैठे हुए थे रामलीला ग्राउंड में, करीब 5 से 6 लाख स्टूडेंट को लेके। अब सुनो इंटरेस्टिंग चीज, जब ये रामलीला ग्राउंड में बैठे हुए थे तो इंदिरा गांधी जी बड़ा परेशान थी, क्योंकि ये लोग आए दिन पास कर रहे थे, मतलब क्या कहते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इंदिरा को नहीं देंगे सम्मान, इस तरीके के अलग अलग तरीके के बहुत सारे हैं। मैं बोल नहीं सकता, अपने नोट्स में टैगलाइन लिखूंगा, ठीक है, जो उस समय पे चलते थे वो पढ़े होंगे, उसमें देखना। तो अलग अलग तरीके से तो इंदिरा जी के दो लोग जो थे बड़ा क्लोज थे। एक पहले थे संजय गांधी जो उनके खुद बेटे थे, और दूसरे थे एक वकील साहब। हाँ बात करो, जाके जाओ, जल्दी बात करके आओ फटाफट, उठा लो, हंस रहे हो, जाओ सर जल्दी जाओ। अब ध्यान से सुनो, दो लोग थे। एक तो खुद संजय गांधी जो उनका अपना बेटा था, वो बड़ा करीब था, मतलब पॉलिटिकली हर बार डिस्कस करती थी। दूसरा एक और था, पश्चिम बंगाल के गवर्नर भी थे और साथ में वो लॉयर थे, ठीक है, अभिषेक मिश्रा, नहीं मैं नहीं था, तो उनका नाम था सिद्धार्थ शंकर रॉय, SSR। ही वॉज दी पर्सन बिहाइंड गिविंग दी एक्सीलेंट आइडिया कि इमरजेंसी लगानी कैसे है। ये बात ध्यान से समझना। होता क्या है कि रामलीला ग्राउंड के अंदर JP नारायण 5-6 लाख की भीड़ जो है वो इकट्ठी करके बैठे होते हैं। उधर इंदिरा के खिलाफ और भी लोग मोर्चा खोल चुके होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, जॉर्ज फर्नांडिस, वो रेलवे की एक तरफ चल रही होती है। इंदिरा जी से पूरा भारत ही कहीं ना कहीं नाराज़ होता है, क्योंकि ये जो राजशाही घराने थे उनका प्रीवी पर्स खत्म कर चुकी होती है। प्रीवी पर्स का मतलब कि तुम भारत आज़ाद होने से पहले राजा थे तो तुमको हम पेंशन देंगे, और वो पेंशन इतनी ज़्यादा थी कि पूरा पीलीभीत चल जाता उससे, ऐसे समझ सकते हो। इंदिरा जी के खिलाफ माहौल बन ही रहा था इस सब चीज़ों का लेकर के, तभी JP नारायण बैठे हुए थे रामलीला में 5-6 लाख की आबादी लेकर। अब क्या हुआ कि इन्होंने एक भाषण दिया, तो इन्होंने भाषण दिया वहाँ पर खड़े होके कि इंदिरा और उनकी सरकार पूर्ण रूप से करप्ट है, टोटली करप्ट है, और ऐसी सरकार का आदेश, ये लाइन ध्यान से सुनना, ऐसी सरकार का आदेश ना तो देश की आर्मी को मानना चाहिए, ना तो राज्य की पुलिस को मानना चाहिए। अब ये तो अपना स्टेटमेंट देके चुपचाप वहाँ बैठ गए, लोकप्रियता हो गई, तालियां बज गई। इधर तुरंत ही रात में सिद्धार्थ शंकर रॉय भाग के गए उनके पास और बोले, मैडम आपको पता चला रामलीला ग्राउंड में क्या हो रहा है? बोली हाँ रामलीला हो रही होगी। बोले नहीं, अभी रामलीला निकल चुकी है, अभी मुद्दे पे आओ, मुद्दा हो रहा है। बोले क्या मुद्दा हो रहा है?
बोले जेपी नारायण ने आपके खिलाफ एक स्टेटमेंट दिया है। बोले ओफो, पूरी दुनिया तो लुटी गई, तुम बात करते हो अहले सनम बेवफा की, पूरा देश हमसे अलग हो गया है। मतलब जब आदमी दुख में होता है तो ऐसे गाने सुनता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इंदिरा जी बड़ा परेशान थी, तो सिद्धार्थ शंकर रॉय ने कहा मैडम परेशानी छोड़िए, इस क्या कहते हैं जो भी अर्थ है इसको अवसर की तरह लीजिए। तो बोली कैसे? बोले उसने डिक्लेयर किया, यानी जेपी नारायण जी ने बोला कि इंडियन आर्मी और पुलिस हमारी मैडम का कोई भी अधिकार या कोई भी ऑर्डर जो है वो ना माने, पूर्णतः बहिष्कार करे। बोले मैडम जब आर्मी को बगावत करने का ऑर्डर दिया है और जब इंडियन आर्मी को बगावत करने का ऑर्डर मिलता है तब क्या होता है, इंडिया के अंदर डिस्टर्ब होता है इंटरनल पीस। तो जैसे ही वकील साहब ने राय दी, इंदिरा गांधी की दिमाग की बत्ती जली बिना मेंटोस खाए, और उन्होंने तुरंत जाकर के फ़ोन करा रात के 3 बजे फखरुद्दीन अली अहमद, जो कि असम से बिलोंग करते थे, और उस बात का दुख उन्हें तब तक था कि वो हार्ट अटैक से मर गए। इन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद को फ़ोन किया, बोली और भाई साहब सब बढ़िया, कैसे हैं? बोले मैं तो सो रहा था। बोले नहीं सो तो रहे थे, वो बात अलग की है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो गई। बोले क्या हो गई? बोले सुनिए रामलीला ग्राउंड में ऐसा ऐसा हो गया। बोले अरे तो अब क्या करें? बोले ये इमरजेंसी की स्थिति है। तो बोले ठीक है मैं डिक्लेयर कर दूंगा, लेकिन फखरुद्दीन अली साहब ने कहा कि क्या आपने केंद्रीय जो आपका विधानमंडल है, कैबिनेट है, क्योंकि उसमें कैबिनेट वर्ड आया है, क्या आपने उससे बातचीत कर ली? तो मैडम ने उनको बोली दी। मैडम बोली वो सब सुबह हो जाएगा, आप अभी के अभी आपातकाल को डिक्लेयर कर दीजिए। अब जैसे ही फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल डिक्लेयर कर दी, वो सुबह कभी आई नहीं, मैडम ने कभी सुबह आनी ही नहीं दी, और एक बार राष्ट्रपति की घोषणा हो गई तो उसके बाद तो आप सोच ही सकते हैं फिर कोई मतलब ही नहीं निकलता, क्योंकि राष्ट्रपति ही इमरजेंसी की घोषणा करते हैं। और जैसे ही घोषणा शुरू हुई उसके बाद हम सब जानते हैं कि 21 महीने का जो देश में आपातकाल था वो तो छोड़ ही दीजिए, न्यूज़पेपर ब्लैंक प्रिंट होते थे। मतलब आज आप अमर उजाला खोलते हो तो पहले पन्ने पे लिखा होता है, ऊपर हेडिंग थी अमर उजाला था नहीं उस समय, हेराल्ड था, बिजनेस था, द हिंदू थे, टाइम्स ऑफ इंडिया थे, बहुत सारे थे, बंगाल गजट था, ये सब ब्लैंक आते थे खाली सरकार के विरोध में। और तो और दीवार पे पोस्टर लगाना, नारे लगाना, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का लीडर उनको लगता था कि मेरे खिलाफ कुछ बोला है उसको उठा करके जेल, लाल कृष्ण आडवाणी, वाजपेयी जी और इधर जॉर्ज फडणवीस वगैरह, ये सब के सब जेल के अंदर डाल दिए गए थे कि ये मेरे खिलाफ बोले तो बोले कैसे। और दूसरी चीज़, कांग्रेस के अंदर जो उनके फेवर पार्टी के लोग थे और उनके बारे में कह रहे थे कि मैडम आप गलत कर रही हैं, उन्हें भी उठा के जेल में डाल दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो एक आपातकाल और देश आज़ाद होने से पहले जेल गए, आज भी लोग उनका सम्मान करते हैं, ऐसा माना जाता है, तर्क ऐसा। तो ये स्थिति बनी थी इमरजेंसी के दौरान, और इंदिरा गांधी जी ने ये सारी की सारी रायता बुन दिया। आपके बात आई समझ में? इसीलिए आप 352 में एक चीज़ पढ़ोगे, वहाँ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कैबिनेट की रिटिन एडवाइस पे ही इमरजेंसी डिक्लेयर करेगा। अगर एडवाइस रिटिन नहीं है, लिखित नहीं है, तो फिर इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं होगी, क्योंकि फखरुद्दीन अली साहब को लपेटे में ले लिया था। तो बात आई समझ में कि लॉजिक ऑफ इंदिरा गांधी। और उसके बाद सभी को पता क्या हुआ, फिर भी इंदिरा गांधी जी अपनी सरकार नहीं बचा पाई। 1978 में मोरारजी देसाई दोबारा आ गए। तो अब हम समझते हैं कि 352 लागू कैसे करी जाती है, इसमें परिवर्तन क्या है और इसमें उपबंध क्या है, ठीक है। इसका प्रभाव मौलिक अधिकार पे क्या पड़ता है, लेजिस्लेटिव पे क्या पड़ता है, जुडिशरी पे क्या पड़ता है। यहाँ तक स्टोरी क्लियर है। ये थी भूमिका। बात आई समझ में कि बैकग्राउंड क्या था, इंदिरा गांधी ने कैसे अपने फेवर में सारी चीज़ें कर ली। अब हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रोल तब बड़ा था, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। अगर मिनेर्वा मिल्स का 1980 का केस पहले आ गया होता तो ये इमरजेंसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता। अभी आप वो तो आप बात कर रहे हैं FN बेग की, और आप बात कर रहे हैं SC मुखर्जी, इन सब की, कि उन्होंने कम उम्र का चीफ जस्टिस बैठाल दिया था। ये सारी स्टोरी है, लेकिन इसको हम यहाँ नहीं समझेंगे। हमारा जब अगली क्लास में जुडिशरी होगा तो इसको बोलते हैं 3 जजेस केस, 1, 2, 3 और चौथा NJC का, तब मैं पढ़ाऊँगा। अरे मसाला बहुत है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। करा भी किसके ग्राउंड पे, इंटरनल सब। उस समय पे इनकी सीट नहीं जा रही थी। 75 में 14 दिन का अपील का जो सुप्रीम कोर्ट में टाइम पीरियड था, जिस रात इन्होंने फखरुद्दीन अली जो राष्ट्रपति जी थे उनको फ़ोन करा रात के 3 बज रहे थे, अगर 26 तारीख लग जाती तो ये MP के पद से इनके पास जो PM की पावर थी वही खत्म हो जाती, वो डिक्लेयर ही नहीं कर जाती टू रिजर्व हर पोजीशन। क्योंकि ये प्रावधान है कि अगर आपातकाल होता है तो लोकसभा का टाइम पीरियड भी बढ़ाया जा सकता है, PM भी वही बना रहेगा जब तक उसकी जगह पे दोबारा चुनाव होकर नई सरकार चुन के नहीं आती, तब तक PM नहीं बनेगा। तो वो ये लूपहोल
जानते हैं। इमरजेंसी लगी थी, उन्होंने लोकसभा का टाइम पीरियड, ऐसी बात नहीं है, बढ़ाया, और इनफैक्ट उन्होंने 42वें संविधान संशोधन में लोकसभा का टाइम पीरियड 6 वर्ष का भी कर दिया था, जो कि 44 में और उससे 43वें संविधान संशोधन में कम कर दिया। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि इंदिरा चुनाव हार के सामने से कोर्ट का फैसला हार गई थी, इस बात से निराश थी कि मैं हार के बाद जीत नहीं स्वीकार करूँगी, और हार निश्चित थी। तो टेक अ रिवेंज कि मैं हार गई, इन्हें बताती हूँ एक बार सत्ता मेरे हाथ में काबिज रहे। अगर ये हाई कोर्ट का फैसला नहीं आया होता तो इमरजेंसी लगती ही नहीं, तब तो बढ़ाती रहती। फैसला उनके फेवर में जो है, पता तो चल गया था, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट तो जिंदा थी, क्योंकि हाँ बताइए। प्रोविजन सारे वहीं थे। आंतरिक अशांति इसलिए करा था क्योंकि देखो 1971 की जो इमरजेंसी चल रही थी वो एक बाह्य इमरजेंसी थी, उसके अंदर हमारे देश में इतना प्रभाव नहीं पड़ा था। पढ़ने का मतलब इस तरीके से नहीं था कि गवर्नमेंट को शकिल होना पड़े, चुनाव होने की स्थिति आ सकती है। जब 71 से इमरजेंसी लागू थी और चुनाव भी हो गए तो सोचो आप, बाह्य इमरजेंसी इस चीज़ को रोकने में सक्षम नहीं थी, उनका पद जाना तय था। अब उन्होंने ऐसा बहाना सोचा कि मैं ऐसा प्रोविजन ले लूँ जिससे सीधे सीधे मैं अपनी पोजीशन रिजर्व कर सकूँ, बस यही कारण था और कोई कारण नहीं था। चलो अब ध्यान से सुनो, आ जाओ वापस। अब उसके बाद ध्यान से सुनिए, चलो अब इमरजेंसी पे घर पे पढ़ाई करना, घर पे चर्चा करना, इधर आ जाओ वापस। अच्छा अब ध्यान से सुनिए क्या होता है। अब कोविड की कोई इमरजेंसी नहीं लगी थी, कोविड में कोई इमरजेंसी नहीं लगी थी, दैट वाज कर्फ्यू। वो आप आर्टिकल्स के अंदर पढ़ सकते हो, पब्लिक हेल्थ ऑर्डर मोरालिटी पे। हाँ हाँ ठीक है बेटा, इमरजेंसी का मतलब आप समझो, वजाहत ये कह रहे हैं कि मौलिक अधिकार का हनन हो गया था। जब तक राष्ट्रपति डिक्लेयर नहीं करता है दैट इज नॉट इमरजेंसी। इमरजेंसी के प्रावधान अभी आप पढ़ोगे, थोड़ा सब्र रखो। आप कोविड को या मौलिक अधिकार छीनने को इमरजेंसी ना कहें। फैजान बताओ, जो 1971 की इमरजेंसी थी वो जारी रही थी, और उसके बाद ये दोनों की दोनों इमरजेंसी हैं जो 71 की और 75 की बाद में समाप्त हुई है जाकर के मोरारजी देसाई की एक साथ दोनों। और 62 से 68 वाली खत्म हो चुकी थी, सेकंड और थर्ड हुई थी, सेकंड और थर्ड वाली एक साथ खत्म करी गई थी, और वो भी राष्ट्रपति के आदेश थे। बात समझो ध्यान से, मैं एक बार लिख के बताते रहूँ। दैट्स व्हाई आई सेड कि पहले समझो ध्यान से। देखो 1971 की इमरजेंसी जो थी वो थी एक्सटर्नल। बात समझो, इंटरनल इमरजेंसी का प्रावधान बचा हुआ था। सबसे पहली चीज़ ये समझ लें। और वैसे भी मैंने ये कहा कि अनुच्छेद 38 उस समय तक आया नहीं था, सॉरी संशोधन 38 उस समय तक नहीं आया था। इंदिरा जी ने एक एक्सपेरिमेंट कर दिया था कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। वो चाहती तो एक्सटर्नल पे भी कर सकती थी दोबारा से डिक्लेयर। इसीलिए उनसे प्रश्न पूछा गया था कि आपने आंतरिक पे क्यों डिक्लेयर करा, ऐसा कोई प्रावधान है ही नहीं, क्या राष्ट्रपति इमरजेंसी के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है? तभी तो उन्होंने संशोधन किया, और इस संशोधन का भूतलक्षी प्रभाव भी था पहले से। उनका सिंपल सा कहने का लॉजिक था कि उनको जेपी नारायण जी की गतिविधि ऐसी कोरिलेट कर गई, उन्हें लगा ये एक अच्छा कारण है कि मैं अपनी सत्ता इनके कंधे पे बंदूक रख के बचा सकती हूँ, इसके अलावा कोई कारण नहीं था। सिंपल सी बात, समझ गए? इसको आप इतना डीप ना ले जाएं कि भाई इंटरव्यूअर से भी आप ऐसे सवाल पे अच्छा आंसर अपेक्षित करें, वो नहीं पूछेगा। चलो अब आ जाओ 352। नाउ ध्यान से सुनो, 352 के अंदर हमने पहले ये देखा कि युद्ध, एक्सटर्नल एग्रेशन, और एक था इंटरनल डिस्टर्बेंस यानी कि आंतरिक अशांति। इसको हम कहते हैं युद्ध, ठीक है? इसको हम कहते हैं बाहर से आक्रमण। अब इधर ध्यान दे दो वरना टॉपिक मिस हो जाएगा, फायदा नहीं कहने का। और इसको कहते हैं कि आंतरिक अशांति, ठीक है? अब ध्यान से समझो,
हुआ क्या कि इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ एक प्रोविज़न के ऊपर ये बात कर दी थी। इसका इनकी इमरजेंसी गलत थी, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ, और अभी आप भी समझेंगे कि इनकी इमरजेंसी जो लगाई गई थी वो बिल्कुल गलत थी। अभी आगे चल के 1980 का मिनेर्वा मिल आएगा, उससे साफ भी हो जाएगा ये इमरजेंसी इनकी बेबुनियादी थी, लेकिन उनको लगानी थी तो लगानी थी। अब ध्यान से सुनो, इंटरनल जो डिस्टर्बेंस था उसको हटा करके परिवर्तित कर दिया गया और उसका नाम रख दिया गया आर्म्ड रेबेलियन, यानी कि सैनिक या सैन्य विद्रोह। इस सैन्य विद्रोह का मतलब ये होता है कि जब तक हकीकत में आर्मी ने बंदूक नहीं उठा ली, वो लोग अपनी पोजीशंस पे नहीं हो गए गवर्नमेंट के खिलाफ। जैसे आपने देखा होगा म्यांमार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी है वो क्या करती है, वो तानाशाही चलाती है और वहाँ की पीएम को गिरा लेती है। अगर ऐसी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन बनेगी जिसमें सच में हथियार उठा के पुलिस तैनात होगी, तभी जाकर के हम इंटरनल डिस्टर्बेंस जो कि हटके आर्म्ड रेबेलियन हो गया है, इस वाली इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं, वरना ये वाली इमरजेंसी लागू होने का कोई प्रावधान नहीं है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाली है जिसको आप लोग समझोगे और जो एक सिद्धांत पे बेस्ड है। हाँ फैसला, हाँ सेना पुलिस तो इनफैक्ट देखो, पुलिस भी मैं नहीं कहूँगा, अगर ज़्यादातर सेना की बात होती है क्योंकि पुलिस तो राज्य के अंदर कंट्रोल्ड है। मैं बता दे रहा हूँ, जैसे सपोज दैट कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी ऐसी संस्था। वैसे मैं एक बात और आपको बता दूँ कि इंदिरा जी ने अपनी इमरजेंसी के दौरान पे आरएसएस और जितनी भी मुस्लिम संगठन है उनको भी बैन कर दिया था, ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो ऐसा ले लेते हैं, कोई एक ऐसी संस्था है जिसने हथियार उठा लिए, तो अगर वो व्यवस्था की वजह से लोक शांति भंग हो रही है और वो मास मूवमेंट है जिसको कहा जा सकता है कि ये इतना बल का प्रदर्शन कर रहे हैं जिससे सच में देश को बल के दम पर गिराया जा सकता है, इट कैन डिक्लेयर इंटरनल इमरजेंसी। उसके लिए नो नीड कि आप आर्मी की ड्रेसिंग पहन के आओ। प्रूफ होने की क्या जरूरत है? पीलीभीत की 17 लाख आबादी है, सब बंदूक उठा के चल दो मोदी जी के खिलाफ। इमरजेंसी आप बंदूक उठाओ यहाँ पर और एक आध यूट्यूब पे शॉर्ट बना के डाल दो, आ रहे हैं मोदी जी, स्वागत करेंगे हमारा। देखो तुम ये क्या कहते हैं, नवाबगंज तो दूर की बात रही, नौगमा नहीं पहुँच पाओगे ड्रमंड से। कुछ समाज कल्याण सर जी आएंगे तुम्हें रोकने के लिए बंदूक लेकर, कहाँ जा रहे हो? टैबलेट चाहिए था ना तुम्हें, आओ लेटो तुम बेड। हाँ पूछो। क्या 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 किसी देश की, अब ध्यान से सुनो, इनके सवाल का जवाब सामने ही बता दे रहा हूँ। फिर किसी देश की सरकार का मतलब हम ले लेते हैं चीन की आर्मी जो है वो पागल हो जाए, हम देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे तो वो बाहे वाली है, युद्ध, वो वॉर हो जाएगा, उसका प्रावधान दिया है। दूसरे देश की आर्मी से हम अंदरूनी कैसे कर देंगे? अच्छा अपने देश की, हाँ ठीक है। फिर इनके सवाल का लॉजिक ये है कि जब आर्मी विद्रोह कर देगी तो फिर कैसे रोकेंगे? इसकी चिंता बिल्कुल ना करो, केंद्र के पास बहुत कुछ है। आप आर्मी है, आर्मी के अंदर भी विंग्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। विंग्स का मतलब ये होता है एयर है, नेवी है, कौन से ने करा। पहली बात तो आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है कि तीनों स्ट्रीम्स ने मिलकर एक साथ विद्रोह कर दिया हो। ऐसा होने का मतलब तो यही है कि इंडिया का कोई ऐसा डिसीजन आया है जो आर्मी से नौकरी छीन रहा हो। जैसे अगर आप बात करो तो अभी अग्निवीर की वैकेंसी आई थी, उसमें आर्मी के कई जवानों ने विद्रोह कर दिया। आर्मी के कई जवानों ने कह दिया ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ा, क्या उखाड़ लिया? ऐसा नहीं, देखो उसके ग्राउंड होते हैं बाजार। आप ये नहीं सोच सकते कि आपकी खाला और फुप्पो लड़ गई तो इमरजेंसी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न होते हैं। अभी आएंगे, आप पढ़ो आराम से, मैं जितना जानता हूँ मैं उतना बता चुका, फिर मुझे बचने का सीधा लॉजिक आता है। आप मुझे उतनी रिसर्च करने पर मजबूर करो जितना यूपीएससी चाहता है, वरना फिर मैं अप्लाई करूँ था हिंदू में। चलो आ जाओ, अब आगे आ जाओ, इस पे देखते हैं। नाउ 352 के अंदर एक शॉकिंग चीज़ सुनो जिसके पीछे आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। 352 के अंदर जब भी कोई आपातकाल की स्थिति होती है उसके ग्राउंड सामने लिखे, इसको हम आज भी बोलते हैं एक्सटर्नल और इसको हम कह सकते हैं इंटरनल। इसको कंट्रोल करने के लिए इंदिरा गांधी जी ने, हमारे पास एक सिक्योरिटीज़ होता है, जैसे हम पढ़ते हैं यूपीएससी के पेपर में, इंटरनल सिक्योरिटी का एक सब्जेक्ट है,
उसके तहत मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी यानी देश के अंदर व्यवस्था बनाए रखने के लिए आंतरिक सुरक्षा का एक अधिनियम भी निकाला था 1971 में, जिसको मीसा बोलते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कोरिलेट ना करें, बस सिंपल सी बात है। अब देखो 352 के अंदर जो लिखा हुआ है वो ये कहता है कि प्रेसिडेंट, ध्यान से सुनना, ऑन सेटिस्फैक्शन। अब मुझे ये बताओ, ये 352 ये कह रहा है कि राष्ट्रपति जब संतुष्ट हो जाए, क्या ये संतुष्ट होना राष्ट्रपति जी का उनका पर्सनल व्यक्तिगत होगा या इसके अंदर ये भी आएगा? ये भी इंदिरा गांधी जी करके चली, जिसको 48 वाले संविधान संशोधन से हटाया नहीं गया, क्योंकि हो सकता है उन्हें भी लॉजिकल लगा, कुछ भी हो सकता है। इंदिरा गांधी जी ने ये कर दिया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि इमरजेंसी लगाने की उनकी अपनी मानसिक संतुष्टि नहीं होगी, उनकी संतुष्टि का मतलब ये होगा कि वो कैबिनेट से संपर्क करेंगे, कैबिनेट जो भी लिख के बोल देगा। अब एक चीज़ और देखिएगा, आपको पूरे संविधान में कहीं भी कैबिनेट वर्ड का मतलब नहीं मिलेगा, सिर्फ कैबिनेट लिखा ही हुआ अनुच्छेद 352 में। तो सर यहाँ पे हमने क्यों लिखा है? तो आपको मेरे लेक्चर में एक सर्कल याद आ रहा होगा, मैंने बनाया था पीएम, और पीएम के सबसे नज़दीकी बनाया था कैबिनेट। एक्चुअली कैबिनेट वो होता है जिसमें 5-6 विभागों के सबसे ऊंचे और सबसे वरिष्ठ मंत्री होते हैं। जैसे मैंने बताया था बाह्य, आंतरिक, सिक्योरिटी, फाइनेंस, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो ये सिर्फ यहाँ स्पेशली लिखा है कि इमरजेंसी राष्ट्रपति डिक्लेयर करेंगे, सेटिस्फैक्शन इनका होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल का, जिसमें कैबिनेट होगा। कैबिनेट का मतलब सारे वरिष्ठ के वरिष्ठ होंगे। अब ध्यान से सुनना, एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिससे आपकी एकदम खोपड़ी की नसें जो है अभी थोड़ा सा और ओपन हो जाएंगे। ध्यान से, यूनियन कैबिनेट की राय पे कर देंगे, चलो मान लिया, बहुत अच्छा। इन्होंने कह दिया कि सर इमरजेंसी लगा दो, तो इन्होंने कहा ठीक है, ये लग गई इमरजेंसी, हैप्पी, बोले हैप्पी। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनो फिर से, ये करने में मुझे बड़ा मजा आता है। राष्ट्रपति कौन है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। ध्यान से सुनना, अब जो सुन रहे हैं वो 100 टाइम गोल्ड है, ठीक है, जैसे कोयले में सोना खोजते हैं ना, वही है। यूनियन काउंसिल ऑफ कैबिनेट कौन है? सर पर आपने तो स्टार्टिंग में कहा था कि जितनी भी कार्यपालिका होती है वो उत्तरदायी किसके प्रति होती है? ध्यान से सुनना, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं मैं समझाता हूँ। सर पर इमरजेंसी में हमारा ये प्रिंसिपल तो खत्म हो गया। अभी तो आप हमेशा कहते हैं कि कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वो विधायिका के प्रति। लेकिन सर यहाँ पे तो जो है वो मंत्रिमंडल ने कहा कि तुम लगा दो इमरजेंसी, राष्ट्रपति ने इमरजेंसी घोषणा कर दी, तो सर यहाँ पर विधायिका कहाँ चली गई? और बिना विधायिका की पुष्टि के या विधायिका को शामिल करे आपने तो सिद्धांत ही गड़बड़ कर दिया। और संविधान को जो बचा के रखते हैं वो सिद्धांत है, उसी को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संवैधानिकतावाद। तो संवैधानिकतावाद तो आपने खत्म कर दी? नहीं, मैंने संवैधानिकतावाद खत्म नहीं करी। अब ध्यान से सुनो, जैसे ही राष्ट्रपति इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे उनको मिलेंगे 30 दिन। पहले 60 दिन मिलते थे, लेकिन ये भी संशोधन के जरिए 30 दिन कर दिया है, ये बात भी ध्यान रखना। अब उनको मिलेंगे 30 दिन। अब समझो यहाँ पे वापस से संसद भवन में आ जाओ और संसद भवन के अंदर जो प्रक्रिया होती थी सेम वही होगी। देखो क्या होगा। अब ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस पास करा है, राष्ट्रपति जी ने प्रोक्लेमेशन लिखित घोषणा पास करी है, ये हो गया एक बिल, और ये बिल जाएगा लोकसभा। और ध्यान से सुनना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा के अंदर या तो पूर्ण बहुमत या 2/3, इन दोनों में से कंपेयर किया जाएगा। जो चीज़ ज़्यादा होगी उसके तहत यहाँ से पास हो जाएगा। अभी आपको और कंफ्यूज करूँगा कि लोकसभा नहीं होगी तब क्या होगा, ध्यान से समझना। उसके बाद सेम प्रक्रिया ये वाली राज्यसभा से पास होगा। जैसे ही ये पास होगा आपकी इमरजेंसी मुबारक हो 6 महीने के लिए आगे बढ़ जाएगी। तो फिर सर 6 महीने के बाद क्या होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो तो 2-2, 3-3 साल भी चल सकता है। मान लो चीन का मन थोड़ी है कि चीन ने देखा अरे इंडिया तो सिर्फ 6 ही महीने के लिए अपनी इमरजेंसी बढ़ा सकती है, चलो वापस हो लो 6 महीने बाद आएंगे। नहीं, वो तो बॉर्डर पर टिके हैं तो टिके ही रहेंगे, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 दिन, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इस इमरजेंसी को 6 महीना करके हम अनंत काल तक बढ़ा सकते हैं। 352 को हम इनफाइनाइट ले जा सकते हैं। इज इट क्लियर? एकदम क्लियर। यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल भी फॉलो हो गया कि हमारी जो कार्यपालिका है वो उत्तरदायी होती है लेजिस्लेटिव, और लेजिस्लेटिव जो है वो लोकसभा राज्यसभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो। और मैंने ये स्पष्ट लिख दिया है कि ये लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, कोई ये नहीं कहेगा सर 12 सदस्य जो राष्ट्रपति नामित करते हैं, नहीं, जितने टोटल सदस्य हैं
इधर 250, इधर 552, उसमें से जितने एक्चुअली होते हैं, मतलब सीटें नहीं भर पाई तो अलग की बात है, उनका पूर्ण बहुमत देखा जाएगा और 2/3 दोनों में से जो रेशियो ज़्यादा है बिल पास हो जाएगा। ये बात आई समझ में? इसके चलते ही इमरजेंसी हो जाएगी। हाँ, कोई डाउट? जैसे लोकसभा में उन्होंने पास करा, राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा। राज्यसभा का सत्र नहीं चल रहा, हाँ चलो बताओ। तो क्या ये प्रोविजन है इमरजेंसी मीटिंग, इमरजेंसी कॉल, समन, सिंपल, राष्ट्रपति तुरंत समन भेजेंगे आइदर डायरेक्टली और किसी स्पीकर के माध्यम से। स्पीकर के माध्यम से यहाँ दोनों प्रावधान क्यों है कि डायरेक्टली प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, क्योंकि अब जो टर्निंग पॉइंट आ रहा है वो मजेदार है। अब और ध्यान से सुनो, दिस प्रिंसिपल इज क्लियर, एकदम क्लियर हो गया? नहीं क्लियर है दोबारा पूछ लेना, अभी रिवीजन कराऊंगा। मुझे पता है आपका दिमाग कितना एग्जॉस्ट हो सकता है। ध्यान से, ये हर 5 साल में खत्म हो जाती है, ये हर 5 साल में खत्म हो जाती है। इसीलिए राज्यसभा को मैंने आपको पढ़ाया था कि कहा जाता है परमानेंट सदन, वो परमानेंट बना रहता है। ऐसे में राष्ट्रपति इस ऑर्डिनेंस को राज्यसभा के पास भेजेंगे, वो भी ये करेगी पूर्ण बहुमत या 2/3 और पारित कर देगी। तो यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा की पावर्स ले लेती है। लेकिन बाई चांस आपातकाल की स्थिति में जैसे चाइना का प्रकोप थोड़ा सा कम हुआ तो हमें लगा यार चीज़ें बेहतर हो रही हैं, चलो चुनाव करा लेते हैं, लोकसभा होना ज़रूरी है। अब अगर नई लोकसभा गठित होकर आ गई तब क्या होगा? क्योंकि लोकसभा का तो सर कोई रोल था नहीं, हमने राज्यसभा से पूर्ण बहुमत से पास करा लिया। अब लोकसभा वापस से जिंदा हो गई तो अब लोकसभा का रोल क्या रहेगा? कौन बताएगा? पास करेगी, बिल्कुल सही पास करेगी। लेकिन जिस दिन से लोकसभा की पहली सिटिंग होगी उससे 30 दिन का ही समय मिलेगा कि लोकसभा 30 दिन के अंदर रजामंदी दे दो। अगर इन दोनों में से किसी ने भी बिल पास नहीं करा, फेल हो गया, तो इमरजेंसी खत्म, इमरजेंसी नहीं लगेगी। लेकिन इमरजेंसी खत्म इन दोनों की वजह से नहीं होगी। इमरजेंसी खत्म करने की घोषणा भी राष्ट्रपति करेंगे, एक नया पन्ने पर घोषणा पत्र लिख के कि मैं आज से इमरजेंसी को खत्म करता हूँ। ये ध्यान रखें, कभी संसद इमरजेंसी खत्म नहीं कर सकती। शुरू भी राष्ट्रपति ने किया था, खत्म भी राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति इज लाइक, ठीक है, ये रेस हमेशा से मेरी थी, मोटरसाइकिल और सैफ अली खान वाला। तो राष्ट्रपति इज ऑलवेज लाइक, ये रेस हमेशा मेरी थी, मतलब इसको शुरू मैंने किया था तो अब खत्म भी मैं ही करूंगा। ये बात क्लियर हुई। 352 का आप समझ में आया? अब तो कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं होगे कि इमरजेंसी पारित होने के बाद राष्ट्रपति जब इमरजेंसी बना देते हैं तो उसके बाद वो यात्रा करती है संसद की। और क्यों यात्रा करती है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव उत्तरदायी है लेजिस्लेटिव को। कुछ भी हो जाए, हम संविधान के सिद्धांतों से नहीं खेल सकते। इसलिए अगर प्री में 2 क्वेश्चन आए, पहला क्वेश्चन आप लोगों से बड़ा प्यारा आएगा कि क्या भारत में संवैधानिकतावाद यानी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है? अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? है। उसका क्लासिकल एग्जांपल आप दे दोगे लॉर्ड अयप्पा का मंदिर, जहाँ पे संवैधानिक समानता जो कि संविधान का एक फीचर है, फंक्शन है, उसको महत्व दिया गया, ना कि व्यक्तिगत को। दूसरा आप कह सकते हो संवैधानिकतावाद, हमारे देश में कार्यपालिका किसके प्रति लायबल है? लेजिस्लेटिव के प्रति। एग्जीक्यूटिव किसके प्रति लायबल है? लेजिस्लेटिव के प्रति। और इमरजेंसी के प्रोविजन तक में ऐसा होता है, मतलब देश में आपात आ जाए, देश बर्बाद हो जाए, लेकिन नहीं, सिद्धांत फॉलो होना ही है। ये बात क्लियर हुई? यहाँ तक कोई डाउट? फिर इसके और मजेदार प्रबंध बताता हूँ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यहाँ पे ऐसे है कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का हर वो चीज़ होती है जो संविधान को तबाह होने से या संविधान की बेसिक फाउंडेशन को खराब होने से रोकती है। और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यही है, रूल ऑफ लॉ। ये रूल ऑफ लॉ भी है। किसकी? व्यक्तियों की। मौलिक अधिकार पे आ रहे हैं हम, उसके बाद अगला पॉइंट है, तब आप और समझोगे। अब 352 का मौलिक अधिकार पे क्या प्रभाव पड़ता है और क्या आपके मौलिक अधिकार जो है वो अगर छीन लिए जाएं तो आप कोर्ट जा सकते हो कि नहीं? सिर्फ 352 के ऊपर कहानी चल रही है, 56 और 60 में मत जोड़ देना, उसके मैं प्रबंध बताऊंगा। ठीक है, ये सिर्फ 352 की पूरी स्टोरी है। अब जो सार्थक ने पॉइंट पहुंचा है उसी पर आ जाते हैं, तो हमारा आगे बढ़ता है। चलो अब ध्यान से समझो, सब लोग रिलैक्स हो जाओ और थोड़ा सा अच्छे से समझो। 352 का प्रभाव 3 चीजों में पड़ता है, मैं तीनों बताता हूँ। 352 का प्रभाव सर CSR यानी कि केंद्र राज्य के संबंध पे क्या हो, हमारे देश के संघीय व्यवस्था पे क्या पड़ेगा,
और किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार पे क्या पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। देखो अब आपको एक मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन में और वकीलों में कितना दिमाग होता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक शब्द से वकील कितना बढ़िया निकालते हैं। 352 के अंदर लिखा हुआ है कि आपके जो भी मौलिक अधिकार हैं वो सस्पेंड कर दिए जाएंगे। वहाँ जो वर्ड लिखा हुआ है सस्पेंड, सस्पेंड का मतलब जानते हो आप क्या होता है हिंदी में, निलंबित कर दिए जाएंगे। अनुच्छेद 13 में क्या लिखा हुआ है कि तभी आप कोर्ट जा सकते हैं जब आपका उल्लंघन हो, कॉन्ट्रावेंशन हो, या फिर आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या हो जाए, गवर्नमेंट नल और वॉइड यानी कि स्क्रैप करने की कोशिश करे। लेकिन अनुच्छेद 13 के अंदर तो सस्पेंड वर्ड लिखा ही नहीं है, तो तुम कोर्ट कैसे जाओगे? मेरी बात फिर से ध्यान से समझो। अनुच्छेद 13 शक्ति देता है कि हम न्यायालय मूव कर जाएंगे, सिंपल सी बात है। न्यायालय मूव करना, हाँ मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, बायजूस वालों का नहीं चाहिए, स्कॉलरशिप टेस्ट में आता रहता है, उस पर स्पैम जंग लिख के आ जाता है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब करें अभी देखो। हाँ क्या कहते हैं बताइए, क्या हुआ? आज है टेस्ट? अरे तो वो लिंक भेजने के लिए कर रहे हो। अरे चलो कोई बात नहीं, वैसे भी मेरे पास प्रोविजन है, जब टेस्ट अच्छा नहीं जाता तो मैं छोटे भाई बहनों को मोबाइल पकड़ा देता हूँ, ये क्या करा तूने, और जब टेस्ट अच्छा जाता है तो मोबाइल ले लेता हूँ। चलो आओ वापस आ जाओ यहाँ पे। मैं ये पूछ रहा हूँ फैज़ान, बहुत सिंपल सी बात है कि 352 के अंदर मैंने ये बात करी मौलिक अधिकार की, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि जब भी आपके मौलिक अधिकार जो है 352 में सस्पेंड हो जाए, सस्पेंड का मतलब क्या है, लेकिन अनुच्छेद 13 जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स में आता है उसके अंदर लिखा हुआ एब्रिज, वायलेट और या फिर स्क्रैप या आपसे ले लिए जाए, लेकिन उसमें ये जो है निलंबित शब्द ही नहीं लिखा अनुच्छेद 13 में। यानी कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने के 3 ही प्रावधान है, जैसे वायलेशन हो गया, एब्रिज हो गया, कंट्रावेंशन हो गया, ये 3 है। वायलेशन का मतलब उल्लंघन, एब्रिज का मतलब ये है कि आपने उनको कम कर दिया, छीन ले, लिमिटेड, कंट्रावेंशन उनके विरोध में कोई काम कर दिया। लेकिन यहाँ तो शब्द निलंबित, सस्पेंड। अब 352 में तो लिख दिया है कि आपके मौलिक अधिकार निलंबित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, कैसे जाओगे कोर्ट? क्योंकि कोर्ट के अंदर एम्बिग्यूटी नहीं होती। मैंने श्रेया सिंगल केस में बताया था कि फास्ट और सुंदर का मतलब किसी के लिए उनका अपना पर्सनल बाबू भी हो सकता है, उनकी अपनी मम्मी भी हो सकती है, समझ रहे हो ना बाबू का मतलब। चलो तो बताओ कैसे एम्बिग्यूटी दूर करोगे? कोई बात नहीं। इसीलिए याद रखना कि कभी भी 352 आपातकाल की स्थिति में आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं। अभी बताऊंगा कौन से मौलिक अधिकार बचे हुए हैं, लेकिन अगर मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं तो आप रोते रोते कोर्ट नहीं जा सकते कि मेरा मौलिक अधिकार छीन लिया। क्यों? क्योंकि पिज़्ज़ा तुम खाओ लेकिन अच्छे दिनों में खाओ, अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन जो बुरे दिन चल रहे हैं वो भी नहीं जाने वाले हैं, तो तुम पिज़्ज़ा मत खाओ। तो मौलिक अधिकार पिज़्ज़ा है। दूसरी बात ये सस्पेंड की व्याख्या भी करी गई है कि जो वर्ड होता है यहाँ पे टेम्पररी, सस्पेंड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि हम किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार छीन नहीं रहे, हम उससे ये कह रहे हैं कि तुम थोड़े समय तक अपने मौलिक अधिकार को प्रैक्टिस मत करो, बस। तो इसमें नागरिक की भी जय जय है कि तुम तब तक मौलिक अधिकार मत चलाओ जब तक चीन वापस नहीं लौट जाता है। सर पर 3 साल हो गए, थोड़े दिन और काय बात की टेम्पररी। 16 साल पहले तुमने इमरजेंसी लगाई, अब बच्चा 32 साल का हो गया है, अब तो उसे पता भी नहीं मौलिक अधिकार होते क्या हैं, समझ रहे हो? तो अब जो लोग 26 नवंबर को फंडामेंटल राइट्स पे डिबेट करेंगे ना, वो इमरजेंसी से कोई ना कोई पॉइंट ढूंढ के लाएंगे। तो फंडामेंटल राइट्स होना ना होना बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, लेकिन रिसर्च करना, समझ रहे हो ना? और ऐसा ना हो जाए कि अगेंस्ट वालों की लिस्ट बड़ी हो जाए, फेवर वालों की छोटी हो जाए। ध्यान से समझो। नाउ अब समझो ध्यान से, फंडामेंटल राइट्स के अंदर आपको एक मोटे तौर पे एक प्रोविजन याद रखनी है। खेल है अनुच्छेद 19 के साथ। अनुच्छेद 19 जो है वो ध्यान से समझना बहुत अच्छे से कि कभी भी देश के अंदर 2 आर्टिकल हैं, एक 358, एक 359। ये कहता है कि 20 और 21 तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी लग जाए, युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण हो जाए, सैन्य विद्रोह हो जाए, कभी भी अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 नहीं हटेगा। परंतु अनुच्छेद 19 के साथ एक प्रावधान है, जब भी कभी हमारे ऊपर बाह्य आक्रमण होगा और जो इमरजेंसी लगाई गई है वो एक्सटर्नल वाली लगाई गई है, तब ऐसे में 19 को सस्पेंड मान लिया जाता है या कर सकते हैं सस्पेंड।
ठीक है। और अगर इसके पीछे कारण भी क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि न्यूज़ चैनल की वजह से, हम तो देख रहे हैं सामने से चीन ने हमला कर दिया है, हमारे पास हथियार नहीं है, लेकिन अगर न्यूज़ वालों को पता चल गया तो वो राई का पहाड़ बना देंगे, जनता वाले खड़े हो जाएंगे बाहर ही हमारे पास आकर के। बात समझे? तो इस वजह से रेस्ट्रिक्शन है। आर्टिकल 358 359 पढ़ लेना, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इससे कोई क्वेश्चन मेंस में नहीं बनता। जो क्वेश्चन मेंस में बनता है, हाँ फैजान, कभी कभी फैजान ऐसा भी होता है कि 12 से लेकर 35 तक में सिर्फ 2 ही मौलिक अधिकार राष्ट्रपति छीन रहे हैं, बाकी सारे लागू हैं। इसीलिए ये कैसे पता चलेगा कि कौन से मौलिक अधिकार छीन लिए और कौन से बचे हैं? तो जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उन्हें अपने घोषणा पत्र में ये चीज़ क्लियरली स्पष्ट करके लिखना होगा कि कौन से मौलिक अधिकार रहेंगे, कौन से मौलिक अधिकार नहीं। ये चीज़ कंडीशन क्लियर हुई। सिर्फ यही एक चीज़ है घोषणा पत्र, प्रोक्लेमिनेशन, जिसके अंदर लिखा हुआ होता है। इसके अलावा आप नहीं जान सकते कि फंडामेंटल राइट्स उड़े या नहीं उड़े। सवाल ये आता है कि क्या राष्ट्रपति आपातकाल न्यायिक पुनर्विचार के दायरे में आता है कि नहीं आता? क्या राष्ट्रपति आपातकाल जो है, राष्ट्रपति आपातकाल नहीं, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352 क्या न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत या न्यायिक पुनर्विचार के अंतर्गत आती है कि नहीं? जुडिशियल रिव्यू आ सकती है। चलो अभी आगे आपसे पूछूंगा मैं, आगे इंटरेस्टिंग तथ्य आने वाले हैं, ठीक है। अब 352 के अंदर ध्यान से सुनो, एक और चीज़ थी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। दिस इज, ठीक है, ये वन नॉर्थ ईस्ट और ये सब गुजरात, इंडिया यहाँ तक कर देंगे। अच्छा, उसके प्रोविजंस अंदर के हैं वो भी सस्पेंड हो जाते हैं सारे के सारे। और अगर उनमें से किसी को रोकना है, रोक के रखना है, तो राष्ट्रपति प्रोक्लेमेशन में मेंशन करते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं, उड़ाते हैं तो सभी उड़ाते हैं, किसी एक में लूप होल निकल आता है। पैसा नहीं, आचार संहिता इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन घोषित करता है, उसी की घोषणा करता है, उसका आपातकाल से कोई लेना देना नहीं, वो संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ठीक है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन के पास उनका एक्ट है, रोपा, ठीक है। अब बजाते कर देखो ध्यान से सुनो। अब हुआ क्या, अब मजा आया आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग, ठीक है। पाकिस्तान में कोई मिसाइलों के नाम जानता? 2-3 पाकिस्तान की मिसाइलों के नाम पता है? ठीक है, उनकी मिसाइल बना देते हैं और बताइए कैसे करते हैं, और ये है उनकी मिसाइल, ठीक है। और उनका फ्लैग रहता है, गंदी सी मिसाइल बना देते हैं, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं सबसे घटिया आदमी के नाम पे, उस जमाने का बाबर, जो मतलब उस जमाने के अलाउद्दीन खिलजी बिलजी जो लूटने आए थे, वो लोग ऐसी मिसाइल बनाते हैं। बाबर, गजनबी, महमूद, चूतिया, वो मतलब जो भी हो, इधर एडिट कर दिया। बाबर आजम छोड़ो, उन्होंने एक मिसाइल बनाई बाबर। उन्हें बाबर का मतलब ही नहीं पता कि मॉडर्न हिस्ट्री से पढ़ते पढ़ते बाबर का क्या रोल था क्या नहीं था, उन्होंने बस मिसाइल बना दी। बोले ऐसा है, मिसाइल बना लो और ऊपर से खाली रखो, इधर से एसएस का ढक्कन रखो और इसके अंदर बारूद भर दो। अब इससे हम कोरिलेट करेंगे अपनी प्रोविजन को। देखो हमारे यहाँ एक इंटेलिजेंट ऑफिस है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, यानी कि खोज करना, परीक्षण करना, इस बात के लिए पंख नहीं, विंग का मतलब होता है एक अलग से बॉडी, ठीक है, निकाय। अब ध्यान से समझो, इसको पता चल गया कि बाबर मिसाइल से इंडिया का अटैक निकला। बहुत ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। इनको पता चला कि बाबर ने एकदम डिसाइड कर लिया है कि हम भारत के दिल पे गोली मारेंगे, मतलब दिल पे मिसाइल छोड़ेंगे, ठीक है, एकदम भारत के दिल पे। ये सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। कल पता चले कल को कोई धोखे धागे में अटैक वटैक अखबार में निकला, बोले अरे ये सब तो लगी रहते IAS के, ठीक है। तो ये सब घटनाएं काल्पनिक हैं, इस पर सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से ध्यान दिया जाए। मेरा इन तथ्यों पात्रों से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मैं तो अभी तो मैं पढ़ाता ही नहीं हूँ, स्टूडेंट ने कह दिया सर डेमो दे दो आकर के, तो मैं आज डेमो देने आया हूँ। चलो अब ध्यान से देखो। नाउ बाबर मिसाइल वॉज ऑल सेट टू अटैक इन दिल्ली, ठीक है, ये हो गया। ऐसे हमारी रिसर्च एनालिसिस विंग से मिली। ये जो ऑफिस होता है ये सीधे PM कंट्रोल में होता है, और PM के कंट्रोल में कौन होता है?
नहीं गलत कभी मत बोलना, इंटरव्यू में ऐसा मत बोलना। पीएम सर जो है वो उनके कंट्रोल में उनके ऑफिसर्स होते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो उनके माध्यम से एडवाइस देते हैं। ये कभी मत बोलना उनके कंट्रोल में होता है, मैंने तो ऐसा बोला भी नहीं। उसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति जी के पास में एक नोटिस जाता है, एक नोटिस जाता है, सर हमारे देश में बिल्कुल अभी अभी एकदम ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसे आज तक वाले भी नहीं चला पा रहे हैं, उससे भी तेज़ हमें पता चला है कि हमारे देश में बाबर मिसाइल से या गजनबी मिसाइल से अटैक होने वाला है भारत के दिल पे। नाउ अब राष्ट्रपति जी क्या करें क्या करें क्या करें, सबसे पहले तो हम देश में इमरजेंसी घोषित कर देते हैं। तो ये मतलब समझो, अगर सिर्फ पक्की भनक भी लग जाए कि इंडिया पे अटैक होने वाला है, सिर्फ भनक भी लग जाए, सिर्फ प्रोबेबिलिटी आ जाए, आशंका हो जाए, तब भी हम इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ऐसा आपके आर्टिकल 352 में लिखा हुआ है स्पष्ट तौर पे कि सिर्फ आशंका होने पे भी राष्ट्रपति महोदय जो हैं वो इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। अब एक और चीज़, अब और इंटरेस्टिंग तथ्य सुनो, बाबर को अब पर्टिकुलर जगह पे टारगेट कर सकते हैं। वैसे बाबर को प्लान किया गया था कि जब वो दिल्ली में धमाका करेगी तो जम्मू से लेके इधर लास्ट में केरला जो भी है सब उड़ जाएगा, ठीक है, केरला तमिलनाडु वगैरह, ये भी श्रीलंका भी थोड़ा लपेटे में आ जाएगा। अब बाबर भाई फेल हो गए, इन्होंने मिसाइल लॉन्च करी, खबर पक्की थी, पता चला बाबर जो है वो जैसे ही यहाँ से अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान का जो टेम्परेचर था उससे इंडिया में उससे यहाँ चल रहा था मानसून, बारिश होगी तो उनकी वायरिंग में फॉल्ट था, मिसाइल वहीं गिर गई और फटी भी नहीं, तो पाकिस्तान की बेइज्जती हो गई। पाकिस्तान बोले यार ये क्या हो गया, हमने तो कहा था फुरकान से की फायरिंग इधर से सबसे सही करना, भूल गया होगा। चलो उसके बाद अब ध्यान से सुनो, हुआ क्या कि अब इन्होंने एक और मिसाइल बनाई, उसका नाम रखा छोटा बाबर, ठीक है, 9 महीने लग गए थे मिसाइल बनाने में, ठीक है। चलो उसके बाद आगे बढ़ते, उसके बाद छोटा बाबर मिसाइल को टारगेट किया गया कि हम यहाँ अपने वाले क्या कहते हैं कराची से और जो गुजरात पोर्ट पास में से वही छोड़ेंगे, ठीक है। अब फिर से रॉ किसके कंट्रोल में है, पीएम, और पीएम के कंट्रोल में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, डोंट गेट कंफ्यूज। फिर से एक घोषणा गई कि सर सिर्फ गुजरात अंडर अटैक है, सिर्फ गुजरात अंडर अटैक है। तो पहले कोई प्रावधान नहीं था कि पूरे भारत में इमरजेंसी घोषित करने के साथ साथ उसके किसी भूभाग में भी हम घोषित कर सकते थे, लेकिन ये प्रोविज़न डाला गया और इस प्रोविज़न में लिखा गया कि इंक्लूडिंग इंडिया या इंडिया के किसी भी भाग में हम इमरजेंसी घोषित कर सकते हैं। अब क्लियर हुआ ये प्रोविज़न कि 352 में ये तक लिख दिया कि भैया इमरजेंसी की आशंका हो तब भी ठीक, वरना छुटका बाबर जो है वो गुजरात में आ रहा है तो सिर्फ गुजरात को अंडर इमरजेंसी घोषित कर सकते हो। सब कुछ भूल जाओ, छोटे बाबर को मत भूलना, ठीक है। इज इट क्लियर, ये चीज़ समझ में आई, नो कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई कुछ भी? अभी कैसे, अभी तो और मज़ा आएगा। अभी कैसे सोच लिया कि इमरजेंसी खत्म हो गई, अभी तो 352 पे नाच रहे हो। मेंस में प्री में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे इसी के लिए। हाँ चलो थोड़ा सा ध्यान और दे दो। तो फिर सर आपातकाल की घोषणा तो हो गई, आपातकाल लग भी गया, लेकिन सर ये बताइए कि आपातकाल देश से भगाएंगे कैसे, आपातकाल देश से हटाएंगे कैसे? समझ में आ गया? ये सब 44 में 42 में कौन से संविधान संशोधन से हुए ये मैं सब लिख के दे दूंगा। बस इतना समझो कि भारत के किसी भी भाग पे करने का जो प्रावधान था वो 42 में संविधान में इंदिरा जी ने कर दिया था कि हम भारत के किसी भी भाग में भी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। 44 में इमरजेंसी के तहत उन्होंने क्या कर दिया था, इस चीज़ को पलटने की कोशिश भी करी गई थी लेकिन फेल हो गई। अब समझो दूसरा, 352 को हटाएंगे कैसे? इसका मतलब है रिवोकेट, ठीक है, इंग्लिश वालों रिवोकेट। अब इसे हटाएंगे, यहाँ पर हटाने से पहले हाँ। छोटे बाबर, हाँ 20-21 तो कभी नहीं हटेगा, फिक्स कर दिया है 44 में संविधान संशोधन से। ठीक है, सुनो सिलेबस आउट ऑफ वो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन इसका आंसर सिर्फ जुडिशरी का ही बंदा दे सकता है जो कि मैं हूँ। अगर मैं जुडिशरी का नहीं होता तो ये आंसर आई एम डैम श्योर ये यूपी पीसीएस और यूपीएससी नहीं दे सकता। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। जब 6 महीने में इमरजेंसी बढ़ाई जाएगी, प्रोक्लेमेशन बढ़ाया जाएगा, तब वो उस बिल को इंट्रोड्यूस कर देंगे कि एक्सटेंड कर रहे हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ये प्रोविजंस में बदलाव ज़रूरी है।
सिंपल सिंपल सी चीज़, समझ गए। जो 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड होता है लोकसभा राज्यसभा के पास में भेजना पड़ता है, हर 6-6 महीने में मैंने कहा ना कि आपातकाल बढ़ेगा और वो चलता रहेगा अनंत काल तक। तो जैसे ही आप अगले 6 महीने का स्लॉट बुक करोगे कोविड वैक्सीन का, तो आप जाओगे वो टीका लगाएंगे। मतलब कहने का ये है कि जैसे आप अगले 6 महीने में एक्सटेंड करोगे, आप उसके अंदर प्रावधान बढ़ा और घटा दोनों सकते। 6 महीने पूरे नहीं हुए उसके अंतर्गत ही आपको करना है। और अगर 6 महीने के अंदर कमी महसूस हो रही है तो देश वैसे ही चलाओ। तुम राष्ट्रपति हो, तुम्हें ये निर्णय सोच के लेना चाहिए था। ये कोई आम निर्णय नहीं है कि अरे आज तो मैंने अमूल का मक्खन ले लिया, न्यूट्रालाइट का 14 ही रुपये मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। और कोई डाउट पहचान? आज पढ़ के आए ब्रिटानिका से, चलो चलो अब इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं नाउ ध्यान से सुनो। ये लास्ट पॉइंट है, इसके बाद सब रिवाइज करा देता हूँ क्योंकि मुझे पता है 356 और 360 को नहीं झेल पाओगे आप लोग। हालांकि 356 360 बहुत इंटरेस्टिंग है। 127 बार जो इमरजेंसी भारत में लगी हो, जैसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, राष्ट्रपति रूल कहते हैं, वो तो पढ़ने में और मजा आएगा। जब आप 3-4 बार कोई नहीं झेल पा रहे, चलो ध्यान से सुनो। टाइम बचाओगे तो थोड़ा स्टार्टिंग जरूर करोगे। कितने? अच्छा, तभी ध्यान तुम्हारा पढ़ाई में नहीं है, तुम टाइम पे रहे। वजाहत सभी यूपीएससी की रैंक में कहीं इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ टाइम की एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब नहीं है, आईएसटी नहीं है। इधर ध्यान दो, 20 मिनट हो जाएंगे, वो रहने दो, बच्चे चीख पड़ेंगे। सबसे पहली चीज ध्यान से सुनो। सबसे पहला मिस्टेक्स, सबसे पहला गलती से, और उसके बाद लोकसभा से, और तीसरी और इंटरेस्टिंग चीज राष्ट्रपति का हृदय परिवर्तन हो जाए। अब ध्यान से सुनो कैसे कहते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग है लोकसभा वाला, सबसे इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़ा होगा कि एक गण पूर्ति होता है कि जब तक 1/10 यानी कि कोरम बोलते हैं, इतने सदस्य नहीं होंगे तब तक हम कोई भी जो मीटिंग है वो शुरू नहीं कर सकते, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। होता क्या है कि ये सब देश के अंदर चल रहा होता है, जो सरकार है वो बैठी होती है, कहती है ये तो अर्थ का अनर्थ हो गया, हमने ही तो इनको प्रावधान दिया था, हमारी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने कहा था, अब तो राष्ट्रपति जी घोषणा ही नहीं कर रहे हैं, हटा दो हटा दो हटा दो। अब तो राष्ट्रपति जी बन के बैठ गए, कह रहे मुझे बहुत मजा आता है, मैं सुबह उठता हूँ, छत पे जाता हूँ, प्लेन देखता हूँ, बम इधर उधर गिरते हैं, वाह इट इज़ वेरी एडवेंचरस, मैं क्यों हटाऊँ इमरजेंसी, मेरे लिए तो जंगल सफारी से बढ़िया वॉर सफारी हो गया। तब ऐसे में सिर्फ लोकसभा अपने 1/10 सदस्यों को लेकर के राष्ट्रपति जी के पास जाएगा और कहेगा राष्ट्रपति जी आप एक स्पेशल सत्र बुलाइए, राष्ट्रपति जी आप स्पेशल सत्र बुलाइए। और आपको पता होना चाहिए कि स्पेशल सत्र के केस में राष्ट्रपति बाउंड है, बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। तो जब स्पेशल जो सत्र बुलाया जाता है वो इनके रिक्वेस्ट करने के 14 दिन के अंदर बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। जैसे ही 14 दिन के अंदर वो बुलाया जाएगा, ये लोग यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं यानी कि प्रेजेंट एंड वोटिंग, उतने लोग अगर 50% वोटिंग कर देंगे, 50% + 1 वोटिंग कर देंगे तो इमरजेंसी तुरंत की तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन इसकी भी घोषणा राष्ट्रपति करेंगे, ये बात ध्यान रखें। नहीं 1/10 तो लोग चाहिए। जैसे मान के चलो आपकी लोकसभा में कितनी सीटें हैं, इसका आप 1/10 कर लो, यानी कुल मिला के 56 लोग। ये 56 लोग जो है वो राष्ट्रपति के पास में जाते हैं। भाई 56 लोग सीधे कहते हैं कि सर अब बहुत हो गई इमरजेंसी, अब ऐसा है जो बाल बच्चे हैं वो पढ़ने भी नहीं जा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं पापा यस इमरजेंसी चल रही, कॉलेज बंद, स्कूल बंद, और घर में सर एक दूसरे के चौक स्लैम मार मार के पीठ तोड़ दी उनने, दिन भर लड़ते रहते हैं, PS3 खेलते रहते हैं, हमारे बच्चे तो बिल्कुल मूर्ख होते जा रहे हैं, सर अब खत्म करो इमरजेंसी, इतनी भी जरूरत नहीं है। तो क्या होता है कि लोकसभा के 1/10 सदस्य जाएंगे राष्ट्रपति के पास और उनसे गुहार लगाएंगे कि सर आप एक स्पेशल सत्र बुलाओ जिसका टाइम पीरियड होगा 14 दिन के अंदर अंदर बुलाना ही बुलाना पड़ेगा। ये बुलाने के बाद सिर्फ लोकसभा के अंदर जितने लोग बैठे होंगे उस समय, ठीक है 56 लोग तो हो गए होंगे, उन 56 में से 2/3 कर लिया जाएगा। वो भी नहीं होता है 50% प्लस कर दिया जाएगा, या जितने लोग वर्तमान में मौजूद है मेजॉरिटी निकाल लो, कैसे भी निकाल लो, कोई प्रोविजन नहीं। वहाँ पे तो लिखा हुआ है कि साधारण बहुमत, साधारण बहुमत से जैसे ही हम ये पास कर लेंगे तुरंत ही राष्ट्रपति को मैसेज चला जाएगा कि यार अब तो लोकसभा चाह रही है, और लोकसभा मतलब टू द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं, तो फिर हमें इमरजेंसी खत्म करनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि यार राष्ट्रपति को ये लगा यार बहुत हो गया ये इंडो चाइना बहुत हो गया, बहुत खेल लिए हम चाइना इंडिया, अब खत्म करो ना। तब राष्ट्रपति जी क्या अपने स्वयं विवेक से खत्म कर सकते हैं?
नहीं, मुझे लगता है ये बस दाल चावल ही अपनी मर्जी से खा पाते हो तो खा पाते होंगे, वो भी कोई देख ना रहा हो। बोले कैमरा तो नहीं लगा, यूकॉम तो नहीं देख रहा है, चुपचाप। हाँ, इनकी मर्जी मतलब कैबिनेट की मर्जी। तो राष्ट्रपति जी जो है वो कैबिनेट जो है इनके पास भेजेगा कि हमें जितने समय के लिए इमरजेंसी चाहिए थी, मतलब देश को जितने समय के लिए इमरजेंसी चाहिए थी उतने समय के लिए देश में आपातकाल हो गई, अब आप आपातकाल को ख़त्म कर दीजिए। तो राष्ट्रपति प्रोक्लेमेशन बनाएंगे फिर से और कह देंगे हमारे यहाँ दी एंड हो गया इसका। दूसरी चीज़ मिस्टेक ऐसी होती है, राज्यसभा लोकसभा यहाँ से बिल ही नहीं पारित हो पा रहा। राष्ट्रपति जी ने 30 दिन के लिए भेजा, 30 दिन का समय चल रहा है, इनके पास भेजा, बोले वो हम तो गलती से पास ही नहीं कर पाए, यहाँ भेजा यहाँ भी पास नहीं हो, खत्म। क्या मतलब इमरजेंसी का? 30 ही दिन तक फिर आपातकाल रहेगा, फिर राष्ट्रपति जी का खत्म आपातकाल। तो कभी कभी ये भी हो जाता है। बस ये 3 प्रावधान है जिससे कि 352 रिवोकेट हो सकती है। अब आई बात समझ में? चलो अब रिवीजन कराते हैं, वरना सारा सीक्वेंस भूल गए होगे। किसका रोल नहीं है? राज्यसभा का? राज्यसभा का कोई रोल नहीं, क्योंकि लोकसभा मतलब लोगों ने चुन के भेजा। चलो नाउ वी विल गो फॉर अ क्विक रिवीजन, ठीक है? और उस रिवीजन में अच्छा दोबारा लिंक आ रही है, चलो ठीक है, ऑल सेट, शुरू करें? चलो आप ध्यान से समझ लो, मैंने इमरजेंसी क्या क्या प्रावधान बताए थे। आप पीछे उधर बाद में कि तेरी वाली उधर आ रही तो बाद में कर देना इधर। राष्ट्रपति को मानने की सोच, जरा सामने कहो इसके, अभी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कराते हैं, क्या हुआ? चलो इधर आ जाओ, फिर अभी अटेंडेंस वो सब भी लेना है। ध्यान से, आज हम लोगों ने आपातकाल पढ़ा। हमारे संविधान के भाग 18 के अंदर, ठीक है, चैप्टर 18, इसे मैं ऐसे याद रखता था कि जब 18 साल में बच्चा आ जाता है, 18 साल की एज जो होती है, उसका माँ बाप उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उसको उसका इमरजेंसी पीरियड मांगते हैं। ये कुछ भी कर देगा, किसी भी सरकार को वोट दे देगा, मोटरसाइकिल का लाइसेंस भी बना लेगा। तो तुम भी ऐसे याद रख सकते हो कि 18 मतलब खतरा, और खतरा मतलब इमरजेंसी। तो इमरजेंसी मतलब आपातकाल। जब तुम 18 के हो रहे थे तो माँ बाप ने तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें भी समझाई होंगी, बेटा बाहर जाओ तो अकेले जाना, लड़की के साथ जाओ तो अकेले मत जाना, और एक और लड़की साथ में हो तो जाना ही मत। चलो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपातकाल हमारे देश में कहाँ से आया, तो सर सीधे 1935। लेकिन आपातकाल के उपबंध कहाँ से आए? तो हमारे पास जर्मनी से आया। सर जर्मनी से क्यों आया? क्योंकि जर्मनी में अनुच्छेद 48 जो उनका वीमर रिपब्लिक ऑफ जर्मनी था, जो कि 1918 के बाद से लागू हो गया था। और आपको पता होना चाहिए जर्मनी भी एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब समझते हो क्या होता है? गणराज्य होता है। मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, लेकिन ट्रू डेमोक्रेसी की फॉर्म को कभी हिटलर ने प्रैक्टिस नहीं होने दिया। अब ध्यान से समझो, वहाँ पर क्या था? वहाँ पे एक प्रोविजन ये था कि हिटलर भी बाध्य था, वो मार नहीं सकता था ज्यूज को, लेकिन उसने इमरजेंसी जैसे चैप्टर का फ़ायदा उठा करके 60 लाख यानी कि 6 मिलियन ज्यूज को साफ कर दिया। अब जब उसने साफ कर दिया तो इंदिरा जी को बड़ी ही स्टोरी समझ में आई होगी। उसके बाद वो समझ गए ऐसे ऐसे होता है। लेकिन जब हमारे देश का संविधान की पहली सभा पहले दिन 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई और सब लोग बात कर रहे थे, तब हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने पढ़ना शुरू करा इमरजेंसी। तो सब लोग चौंक गए। सबने कहा सर ये क्या? इससे तो आपको पता है 60 लाख लोग मर गए फ्री में, और हमारी तो उस समय आबादी भी 32-36 करोड़ थी। तो उन्होंने कहा काहे 60 लाख लोग गायब करवाओगे सर हमारे यहाँ से? बोले नहीं तुम सब बैठ जाओ, इमरजेंसी होना चाहिए। क्यों? इसका लॉजिक सुनो, दैट इज़ द पॉइंट। इसलिए मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि देश की लक्ष्मीकांत के पहले पैरा में ये लाइन लिखी है, जब आप स्टार्ट करोगे, लेकिन मैं बाद में बताता हूँ। लक्ष्मीकांत को उल्टा चलता है, सॉवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और उसके साथ में सिक्योरिटी। जब ये देश की बात आती है, सॉवरेनिटी संप्रभुता, यूनिटी एकता, इंटीग्रिटी अखंडता और सिक्योरिटी सुरक्षा, जब इन चीज़ों की बात आती है तो हमारा भारत एक हो जाता है। और जब हमारे देश पे कोई हमला करता है तो इससे सामने ये मैसेज जाना चाहिए कि संपूर्ण भारत एक है, यूनाइटेड है, यूनिटरी है। या फैसले लेने वाला भी सिंगल एंटिटी है, वो जो चाहेगा वो फैसला लेगा। क्यों? इसके पीछे एक और स्टोरी है। पॉलिटिक्स और स्टोरी। इंडिया पे चाइना का हमला होने वाला था, इधर से महाराष्ट्र उठा और महाराष्ट्र बोला कि आमी मराठी और
मैं लड़ने में बहुत आगे, ऐसा ऐसा करके हमको भेज दो। इधर से यूपी उठा, बोले हमारी तो आबादी इतनी है, आधी साफ भी हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लड़ेंगे। बिहार बोला हम बहुत बुद्धिमान है, राजनीति की जननी हमें कहा जाता है। इधर से ऊपर से हिमाचल वाले भी आ गए, बोले हम बर्फ़ से ही मारेंगे, बर्फ़ के गोलों से। इधर उत्तराखंड आ गया तो राष्ट्रपति बोले बैठ जाओ, तुम तो वैसे ही कम हो, 2 ही करोड़ हो, सब साफ हो जाओगे। अब होता क्या है कि जब भी कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति आएगी तो भाई इसको आप प्रैक्टिकली लड़ाई पे लागू कर दो। जिस व्यक्ति की लड़ाई हुई है उसे छोड़ के लड़ाई लड़ने गए लड़कों के समूह में बाकी सब उछल रहे होते हैं, मैं मारूंगा, जब तक कि सामने से कोई बड़ी शक्ति नहीं आ जाती। उसका 3-4 भाग जाते हैं जो दिखते नहीं हैं, और जिसकी लड़ाई होती है वो पैर छू रहा होता है, अरे छोड़ दे। तो ऐसी सिचुएशंस ना आ जाएं कि हमारे नेशन के पास में एक ऐसी एंटिटी होना चाहिए जो राज्यों का कूदना रोक सके कि नहीं तुमको नहीं जाना है, हम डिक्लेयर करेंगे कि तुमको क्या करना है, तुम उतना ही काम करो। इसका अनुच्छेद है 355 के तहत हर राज्य को किसी भी बाह्य हमले से बचाने की और अपने भारत के अंदर युद्ध की घोषणा करना, हमले की घोषणा करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होती है, वरना प्रत्येक राज्य आगे आ जाता। और फिर एक और ट्विस्ट होता, जैसे महाराष्ट्र ने मान लो इंडो चाइना वॉर अकेले निपटा दिया, अब महाराष्ट्र कहता देखो मैं वॉर निपटा के आया हूँ, मेरे सामने झुको, क्या जरूरत है ऐसे प्रेसिडेंट की, मैं सबसे सुप्रीम हूँ, आज से मराठा गवर्नमेंट रूल करेगी पूरे भारत में। ऐसे कुछ तर्क वितर्क भी हो सकते थे या कुछ भी। और हमारे यहाँ यही चीज़ है कि हम किसी भी एक व्यक्ति को कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं देते हैं, यानी शक्ति की एकाग्रता, जब तक कि कोई इमरजेंसी ना आ जाए। हालांकि इमरजेंसी पे आपसे अगर कभी भी ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाए कि इमरजेंसी एक नेगेटिव शक्ति है या एक पॉजिटिव चीज़ है, तो आपको हमेशा इसका आंसर बड़ा बैलेंस देना है कि सर ऑल्दो आपको दिखने में, बाहर से दिखने में ये नेगेटिव लगेगी, लेकिन सर ये नेगेटिव नहीं है। ये भी हमारे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का तर्क था, सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को डिफाइन करती है। इसलिए हमारे राष्ट्र को समस्या के समय जैसे घर के सभी सदस्य एक हो जाते हैं, ऐसे ही राज्य को एक हो जाना पड़ेगा। और निगेटिव सर इस सेंस में, निगेटिव आप ऐसे कह सकते हो कि सर कई बार देश के अंदर जो लोकहित सरकार का दर्जा कहते हैं कि हम सरकार हैं, लोगों के हित के लिए आए, वो सर इन इमरजेंसीज का गलत फायदा उठा लेते हैं। इस बिहार पे मैं कह सकता हूँ ये कि खराब है, अच्छी है, दोनों बातें बैलेंस आती है। नहीं 356 राष्ट्रपति शासन, नहीं 55 शासन में नहीं आता। 55 सिर्फ एक ही बात कहता है कि छोटे राज्यों या जितने भी राज्य हैं उन पे बाहरी हमले से तुम्हें हम बचाएंगे और वॉर भी हम डिक्लेयर करेंगे। 356 राष्ट्रपति शासन आता है। ये तो आपको मैं कल बताऊंगा कि उसको रूल क्यों कहा गया है, ये आप में से किसी को नहीं पता होगा, शायद बुक्स में भी ना हो कि उसको रूल क्यों कहते हैं, उसको राष्ट्रपति इमरजेंसी क्यों नहीं कहते। उसके रूल के पीछे बहुत बड़ा तर्क है, कल मज़ा आएगा। अब वापस आ जाओ। क्या खाना खा लो सर, क्या हैं? अच्छा अफगानिस्तान है, हमको पता नहीं कह रहे खाना खा लो तो। अच्छा हमें लगा हमको लाए भी नहीं। हाँ अफगानिस्तान का शासक, अफगानिस्तान का शासन, देखो अफगानिस्तान का शासन उनका विषय। अगर कभी सवाल आएगा तो ये पूछा जाएगा कि इंडिया से उनके रिलेशन पे तालिबान की वजह से क्या फ़र्क पड़ता है। आप सिंपल सी बात लिखोगे हम नहीं जानते तालिबान क्या है, हमें इतना पता है कि हमारी इंडिया सक्षम है किसी भी बाहरी चीज़ से निपटने में। हमें उनकी, आप उनके स्टेट का पेपर दो तो पक्का आपको सवाल मिलेगा। अफगानिस्तान सिविल सर्विसेज, ACS इसकी नहीं ATCS, अफगानिस्तान तालिबान संयुक्त सिविल सर्विसेज। उसमें तमंचा कट्टा बंदूक लाइसेंस सब अलाउड है, मिसाइल पे ग्रेस मिलेगा, और अगर आप वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर को उड़ाने में सक्षम रहे तो फिर आप जो है बेस्ट रैंक 1 लेके आएंगे। ठीक है, चलो नाउ ये इसका रीज़न है। एक कमीशन बना था 1988 के टाइम पीरियड में, उसका नाम था सरकारिया आयोग। उसने भी ये बात कही है कि जब हम सेपरेट होते हैं तो गिर जाएंगे, यूनाइट वी स्टैंड। तो ये उसी चीज़ का प्रावधान है। हालांकि क्रिटिसाइज़ किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, लेकिन ही वॉज वेरी एक्सपर्ट, क्योंकि वो विजनरी थे। उनको ये पता था कि आने वाली गवर्नमेंट इस चीज़ का नुकसान करेगी, इसीलिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव, यूकॉम एग्जीक्यूटिव अनुमति लेके आओ पार्लियामेंट से। ये बात समझ में आई। आज तक हमारे यहाँ देश में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक इमरजेंसी कौन से राज्य में रही है और कौन सी रही है? आज तक क्वेश्चन क्या, आप उनसे बातें कर रहे हो आराम से बैठ के। सबसे लंबा आपातकाल का टाइम पंजाब में, ठीक है, वो मोबाइल से मत देखो, पहली वेबसाइट जो है वो समय कम बताती है, 3510 दिन बंद रख दो। पंजाब में इमरजेंसी कब लगी थी? 352 वाली इमरजेंसी नहीं लगी थी पंजाब में। 352 वाली इमरजेंसी 75 के बाद ख़त्म, उसके बाद कभी लगी नहीं है। वहाँ जो लगा है वो राष्ट्रपति शासन लगा था। और एक बात और याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो हालांकि कल हम ये चैप्टर जब पूरा कर देंगे इमरजेंसी का, तब मैं आपसे पूछूंगा क्या आज के संवैधानिक प्रावधान
इमरजेंसी से निपटने में सक्षम है? क्या आज हम इमरजेंसी का मिसयूज होने से रोक पाए हैं कि नहीं? ये क्वेश्चन में आंसर है। आप देख रहे हैं पूरी स्टोरी आपने समझ ली, हल्के से यूपीएससी लिख दे रहा है, समझ गए? समझ गए ना? 75 पूछेंगे ना, 48 ना, 44 ना, 42। इतना बताओ कि तुम रोकने में सक्षम हो इमरजेंसी को कि नहीं हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी। वो चाहता है कि तुम इससे एक आउटकम निकालो। ठीक है, तुमने दाल खाई, तुम्हें प्रोटीन मिला, हमें ये नहीं चाहिए दाल में पीस कितने थे, कौन कौन सा था, छोटे छोटे दाने के अंदर, नहीं, दाल से प्रोटीन मिली, इससे ज्ञान मिला। तो वो ज्ञान तुम पॉजिटिव यूज़ कर रहे हो, अफर्मेटिव और नेगेटिव यूज़ कर रहे हो। दिस इज ऑल अबाउट। बस टाइम देखो। अच्छा तो कोई बात नहीं, अटेंडेंस लिखनी उसमें, क्योंकि 5 मिनट पहले पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। बस हमें बुलवाना था ये। चलो अब बाकी इधर ध्यान से सुनो। आपातकाल के प्रोविजन के अंदर लास्ट वीक है, ये हो गया इसका मेन कारण। आपातकाल लगाने से सर हमारे फंडामेंटल राइट पे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके फंडामेंटल राइट सरकार छीन सकती है, आप नहीं जा सकते कोर्ट में, सबसे पहली चीज़। पर सर अनुच्छेद 32 तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आता है, तो हम क्यों नहीं जा सकते? भैया अनुच्छेद 32 बेसिक स्ट्रक्चर का पास आता है, आपको कोर्ट जाने से वो रोक रहे हैं मौलिक अधिकार के मामले, लेकिन वो जुडिशियल रिव्यू नहीं खत्म कर रहे हैं। जुडिशियल रिव्यू है, ये बात समझ लो। इमरजेंसी पर, आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा लागू होती है, और जुडिशियल रिव्यू इस बात का क्लियर कट एग्जांपल है। ये बात अगर मिनेर्वा मिल्स 1980 के केस में पहले ये जजमेंट आ गया होता तो इमरजेंसी को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया होता, क्योंकि ऐसा कोई ठोस ग्राउंड ही नहीं था जिस पे लगी थी। और पता है आपको, इन्होंने इस दाग को धोने के लिए एक आयोग भी बनाया था, उसे कहते हैं शाह आयोग। और शाह आयोग आज तक अपनी रिपोर्ट ही नहीं सबमिट कर पाया। बनाया था शाह आयोग को, चलो मान लिया जनता पार्टी ने बनाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं आई कभी फेवर में, क्योंकि उसके आधे से ज़्यादा मेंबर थे जो कांग्रेस के टाइम पे अरेस्ट हुए थे, वही मेंबर। अरे बहुत लंबी स्टोरी है, शाह कमीशन को आप पढ़ना। उन्होंने कभी ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं की। 2 चीज़ों के आयोग जो है वो कश्मकश में है। नहीं, आपको आरटीआई से कोई जवाब नहीं मिलेगा। आरटीआई सीधे लिख के भेजेगी, घर पे जाओ पढ़ो, मतलब ऐसा होगा। फिलहाल मेरे कहने का मतलब ये है कि इमरजेंसी बाहर से जितनी अच्छी दिखती है उतनी अच्छी इमरजेंसी है, लेकिन नहीं भी है, दोनों बातें, तो बड़ा बैलेंस आंसर लिखना। ठीक है, चलो बजा बंद कर दो रिकॉर्ड। उससे क्या मतलब 5 मिनट का? उससे पहले 20 मिनट पहले हम आ गए तो बंद कर दो।